चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके अंदर AWS। उससे पहले लेकिन आप लोगों को एक मैं छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। मैं उसका प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा, मैं सिंपल आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फ्यूचर में आपको उसके साथ काम जो है करना पड़ सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत उसका पता हो ये क्या चीज है। इस चीज को कहते हैं जी डायरेक्टरी सर्विसेज। ठीक है, ये क्या होती है, कैसे काम करते हैं, सब कुछ देखते हैं आज। अच्छा, डायरेक्टरी सर्विसेज जो आपके पास होती हैं, ये सबसे जो आजकल फेमस आपके पास डायरेक्टरी सर्विसेज में चल रही है, वो आपके पास एजर एक्टिव डायरेक्टरी है। ठीक है, ये एक्टिव डायरेक्टरी कहते हैं आप लोग, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। नहीं है, दोबारा करूं स्लाइड शो। आ जाती है, आ जाती है। लगाओ ना। और सर कैसे लाइट गई है सर। लाइट गई बेटा भी। चले आगे। चले आगे वापस। अच्छा, बात कर रहे थे एक्टिव डायरेक्टरी की, तो मैंने आपसे कहा कि एक्टिव डायरेक्टरी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का एक फेमस प्रोडक्ट है डायरेक्टरी सर्विसेज में। डायरेक्टरी सर्विसेज करती क्या है एक्चुअली? ये आपके पास ये देखे डायग्राम, अगर आप लोगों के पास यहाँ पर कोई मौजूद है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो आपको बता सकता है कि डायरेक्टरी सर्विसेज आजकल कितनी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टरी सर्विसेज आपके पास सिंपल टूल है। आपको एक बताया मैंने एक्टिव डायरेक्टरी, एक और आपके पास होता है ओपन एलडैप, इस तरह के और भी मौजूद है मार्केट में, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी में फेयर बिट ऑफ जो है मार्केट का वो कंज्यूम किया हुआ। अच्छा, ये काम क्या करती है? इनका काम ये होता है जनाब, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके अंदर नॉस का डिपार्टमेंट है, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब उसके अंदर डिफरेंट एम्प्लॉइज आएंगे, डेवलपर्स आएंगे, QA के इंजीनियर्स आएंगे, मुख्तलिफ लोग आएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, POs वगैरह डिफरेंट। लेकिन हर एक को मशीन तो देनी पड़ेगी ना, कंपनी को मशीन देनी पड़ती है ना, लैपटॉप देना पड़ता है या कोई मशीन देनी पड़ती है। फिर जो आप लैपटॉप देते हैं उस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए होती हैं आपको हर टीम के लिहाज से। फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आप, यानी कि नॉस वालों को सब कुछ अलाउ है, ऊपर जो डेवलपर जा रहा है इसको यूट्यूब अलाउ नहीं है। बात समझ रहे हैं? इस तरह की चीजें। तो अब ये सारी की सारी चीजें मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं? क्या हर एक मशीन को अलग-अलग से बैठे कॉन्फ़िगर करते हैं? नहीं, आपके पास एक सेंट्रलाइज आप एक सर्वर बना लेते हैं। ठीक है, उसको डायरेक्टरी सर्वर कह रहे हैं। अब वो डायरेक्टरी सर्वर सेंट्रलाइज सर्वर बना दिया आपने, पूरी डोमेन बना ली, वो कंपनी की डोमेन आप कह देते हो, जो भी आपकी कंपनी, आप उस नाम से उसकी डोमेन बना लेते हो।
अब डोमेन बना लेते हो, फिर उसके अंदर आप यूजर्स बनाते हो अपने पास, ठीक है। आप फिर सबसे पहले वहां पर क्या बना लेते हो, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स बना लेते हो या ग्रुप्स बना लेते हो, लाइक सेल्स का अलग है, इंजीनियरिंग का अलग है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट का अलग है। अब आपने क्या किया, इस ग्रुप में जो भी नया यूजर आया बस आपने उसको उस ग्रुप में डालना है। मशीन है आपके पास, आपने उन मशीन को डोमेन के साथ अटैच करना है। डोमेन कंट्रोलर वगैरह होते हैं आपके पास, आपको शायद कभी वो भी सेट करने पड़े, लेकिन डोमेन कंट्रोलर वगैरह इंस्टॉल करके आप क्या करते हो, आप इस मशीन को उस डोमेन के साथ अटैच कर देते हो, ठीक है। आप जब डोमेन के साथ अटैच करते हो, फिर उसके बाद जो आपकी आईटी टीम होती है वो क्या करती है, आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो भी ग्रुप होता है आपका उसके अंदर असाइन कर देते हैं। तो जो उस ग्रुप को परमिशंस वगैरह लोकेट होती हैं वो आपको मिल जाती हैं, जो एक्सेस वगैरह उसको होती हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ये जस्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेज करना, किसको, अपने यूजर्स को। एक कंपनी, कोई भी आपकी आईटी कंपनी है, लाइक फॉर एग्जांपल या कॉर्वेट ही है, तो कॉर्वेट में भी तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे ना, ऐसा ही है। तो कॉर्वेट में भी सबको मशीन्स अगर मिल रही हैं तो कॉर्वेट का एक डायरेक्टरी सर्वर होगा, ठीक है। वो डायरेक्टरी सर्वर के अंदर हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल किया होगा, वहां पर सारी कॉन्फ़िगरेशन की होगी, हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए होंगे। अब जब भी कोई नया यूजर आता है या कोई हमारा कोई नया एम्प्लॉई आता है, हमने जब उसको ऑन बोर्ड करना होता है, हम पहले दिन उसको लैपटॉप देते हैं, डोमेन पर उसको चढ़ाते हैं और साथ में उस बंदे को उस पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देते हैं, उसको सारी एक्सेस वगैरह मिल जाती है। ये बेनिफिट है किसका, एक्टिव डायरेक्टरी का। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये आईटी सपोर्ट का या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का या नॉस वालों का काम है, इससे ज्यादातर उन्हीं का ही है, ठीक है, ज्यादातर उन्हीं का ही काम है। एक्टिव डायरेक्टरी को वही मैनेज करेंगे, आप लोगों ने यूजर्स की ऑनबोर्डिंग नहीं करवानी है। कोई नया यूजर आया भी कंपनी में, एम्प्लॉई, आपने उसको ऑनबोर्ड नहीं करना, या वो छोड़कर जा रहा तो आपने उसकी मशीन से सारी चीजें वापस नहीं, एक्सेस रिवोक नहीं करनी, आपका काम नहीं है। लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं डायरेक्टरी सर्विसेज को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम डायरेक्टरी सर्विसेज को इसलिए पढ़ रहे हैं कि देखें अब हम स्टार्ट करने लगे थे क्लाउड, ठीक है। जिस तरह पहले, इसको बंद कर देने वाले को, अच्छा, अब क्लाउड पढ़ने लगे हैं। उससे पहले जरा थोड़ा सा पिछले देखते हैं क्या होता था। अब आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय आया, आपने उसको एक्सेस देनी है, किस चीज की एक्सेस, आपके सर्वर्स की एक्सेस देनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसने काम बैठ के अपनी मशीन पर थोड़ा करना है। कोई ना कोई सर्वर्स होंगे जिनके ऊपर काम करेगा ना। पहले ऐसे ही होता था ना, एंटरप्राइज कंप्यूटिंग जब मैंने पढ़ाई थी आपको, वो उसके कुछ डेडिकेटेड सर्वर्स होते थे जहां पे एक्सेस चाहिए होती थी यूजर को एक्चुअली में, समझ रहे हैं। तो वो वहां से उसको आप एक्सेस देते थे, तो क्या होता था, ये जो हमारी नॉस टीम या आईटी टीम होती थी उन सर्वर्स पे एक्सेस देती थी। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है आपके पास के क्लाउड पे एक्सेस देनी है और ऑन प्रेम भी देनी होती है। तो एक्टिव डायरेक्टरी जो है ये बड़ा बेहतरीन टूल है दोनों के साथ काम करने के लिए। या फिर डायरेक्टरी सर्विसेज में ओपन एलडैप जो है ये आपके पास एक बड़ा बेहतरीन टूल है काम करने के लिए। करता क्या, आपने जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक एक्टिव डायरेक्टरी पे बनाया हुआ है, यानी कि एक डायरेक्टरी पे बनाया हुआ है, समझ लें एक डोमेन पे बनाया हुआ, आप उसको अपने क्लाउड के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यानी कि जिस यूजर को आप लोग क्लाउड की एक्सेस देना चाहते थे, आप पूरी अपनी डायरेक्टरी को अटैच कर दें क्लाउड के साथ, सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड के साथ अटैच हो गई। जितनी आपकी लोकल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, समझ रहे हैं, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जितने लोगों को लैपटॉप्स आपने दिया सारा कुछ, वो सारे के सारे किससे अटैच हो गए, क्लाउड के साथ। अब जब वो क्लाउड के साथ अटैच हो गया, अब आप उनको आगे फर्दर एक्सेस दे सकते हैं कि फलाना क्लाउड का रिसोर्स तो इस्तेमाल कर सकता है, ये तू कर सकता है, ये तू कर सकता है, समझ रहे। ये काम हम लोग कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एक्टिव डायरेक्टरी इंपॉर्टेंट क्यों है, समझ रहे हैं सर बात। अच्छा, AWS के अंदर तो आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी का ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है, करे ना करे, आप लोग वहां पे यूजर बनाते जाएं। एक्टिव डायरेक्टरी यानी कि आपके जो पर्सनल कंपनी के जो यूजर्स चल रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के, जो इनको आप मैनेज कर रहे थे, अगर आप उनको उधर से ही एक्सेस देना चाहते हैं तो डायरेक्टरी अटैच करे, काम हो जाएगा। नहीं तो उनके नए अकाउंट बनाए। फिर याद रखिएगा, उनके अगर हम नए अकाउंट बनाएंगे तो यूजर का अपना पर्सनल लैपटॉप का और जो ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडेंशियल्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट, क्योंकि वो आप एक्टिव डायरेक्टरी से मैनेज कर रहे हैं। और जो क्लाउड पे उनको एक्सेस देंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यूजर को ये सारे के सारे पासवर्ड मैनेज करने पड़ेंगे अपने पास, ये क्रेडेंशियल्स अपने पास वो मैनेज करेगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर ये काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि जो इसका यूजर का, देखिए जब आप डायरेक्टरी पे उसको डालते हैं ना यूजर को, किसी को बनाकर,
तो समझ लो उसके लैपटॉप का पासवर्ड, उसकी आउटलुक का पासवर्ड, जो भी आप चीजें उसको देते हो सारे के सारे सेम रख रहे होते हैं। एक जगह बदलता है वो सारी जगहों पे बदल जाता है। ये इसका काम है, समझ ले, एक्टिव डायरेक्टरी का। इसको मैनेज करना है यूजर को। लेकिन जब आप क्लाउड के साथ एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज नहीं करेंगे, अटैच नहीं करेंगे, तो समझ ले क्लाउड के क्रेडेंशियल्स अलग होने वाले हैं और बकाया चीजों के क्रेडेंशियल्स यूजर के अलग होने वाले हैं। अब बात समझ रहे हैं? इस तरह होगा। तो चले एक्टिव डायरेक्टरी का और देखते हैं आगे चल के। ये देखें, इसके पीछे जो प्रोटोकॉल चलता है वो डीएपी है, डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है। इसकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपना काम करने का तरीका होता है। मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस तरह से बैकएंड पे काम करता है, समझ रहे? ठीक है। हमारे पास जो आजकल चल रहा है प्रोटोकॉल, उसका नाम होता है जी एलडैप। ना डीएपी यूज करते हैं ना डीएसपी यूज करते हैं। अब जो हमारे पास चलता है प्रोटोकॉल, उसका नाम है जी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। इसी की अगली फॉर्म है, एलडैप चलता है। तो एलडैप प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा, एलडैप प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के थ्रू ये डायरेक्टरी सर्विसेज चलती हैं जितनी भी है मार्केट में। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। एलडैप आपके पास प्रोटोकॉल है जिससे डायरेक्टरी सर्विसेज चलती हैं। अब आपके पास डायरेक्टरी सर्विसेज में दो बड़ी मशहूर है जमाना जो सर्विसेज हैं। उसमें पहली होती है जी ओपन एलडैप। ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये टूल है। ठीक है, ओपन एलडैप जो होता है ये टूल है। एलडैप प्रोटोकॉल था, ये ओपन एलडैप है, ये टूल है। ठीक है, जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर डायरेक्टरी सर्विसेज। दूसरा जो सबसे मशहूर आपके पास प्रोडक्ट टूल है वो होता है जी माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी आपके पास दूसरा टूल है जो कि काफी फेमस है और ये ओपन एलडैप से भी ज्यादा फेमस है। देखें, एक्टिव डायरेक्टरी लिनक्स पे, विंडोज पे, दोनों पे चलेगा। ओपन एलडैप ज्यादातर फीचर उसके ऊपर है, लिनक्स पे है। ठीक है, तो ये चीजों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन ज्यादातर लोग एक्टिव डायरेक्टरी को ही यूज करते हैं क्योंकि इसके साथ ओपन एलडैप का कोई कंपैरिजन नहीं है। जितने एक्टिव डायरेक्टरी के हमारे पास जो है वो फीचर्स हैं। आजे सर, ठीक है, यहां तक सब साथ है। सर ये चल तो रहा नहीं है, तो ये अब राखी ले। अच्छा, आपके पास ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह पे बैठ के सारी चीजों को कर सकते हैं। एडवांटेजेस वगैरह से खुद पढ़ लीजिएगा। ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हम लोग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू ही। यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे कंट्रीब्यूटर का अगर रोल असाइन हुआ है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं किसी दूसरे को रोल असाइन नहीं कर सकता, लेकिन मैं बकाया सारे काम कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ चीजों को। अगर मुझे रीडर का रोल असाइन हुआ है तो मैं राइट भी नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता हूँ, चीजों को, इन्फॉर्मेशन को देख सकता हूँ। तो ये इस तरह से हम लोग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू। यही चलेगी आगे चल के। ठीक है, अब एलडैप जो है ये आपके पास प्रोटोकॉल और इस तरह से काम कर रहा होता है। आपने डोमेन बतानी है आपने, ठीक है, ये आपकी कंपनी की डोमेन है, उसकी बैकएंड, उसकी जो हाई लेवल डोमेन होती है वो क्या है वो आपने बताई है। उसके बाद आप बताते हैं कि जिस बंदे का नाम क्या आ रहा है, उसका फिर आप आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन रोल बताएंगे कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ये सारी की सारी चीजें पीछे ओपन एलडैप मैनेज कर रहा होता है। आप लोगों को ये लिखनी नहीं पड़ेगी। आप अगर कोई एक्टिव डायरेक्टरी को इस्तेमाल करता भी है तो जीयूआई बना होगा। जीयूआई किस तरह का होता है मैं वो दिखा देता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी का इस तरह का सर, ये एलडैप है और मैंने जीयूआई की फोटो नहीं डाली हुई, आप लोग देख सकते हैं, वो सिंपल ही होगा। ठीक है, वो आप जीयूआई के थ्रू मैनेज कर लेंगे। यूजर को ऐड करना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, सिक्योरिटी ग्रुप बनाना, सिंपल सा है। लेकिन अगर आप इसको एलडैप को इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ इस तरह का जीयूआई आपके पास होने वाला है। ठीक है, डोमेन का लॉगिन क्या है आपके पास, पासवर्ड क्या, उसके अंदर सर्वर के अंदर चले गए, उसके बाद उसको आगे जाके मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी में एक चीज है और इसकी आपके पास दोनों के मैंने कंपैरिजन वगैरह बता दिए कि ओपन एलडैप में और एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्या डिफरेंसेस है और कौन सा बेहतर है कौन सा कम है। यही ज्यादा चलता है। ये रिच जीयूआई है, मैं आपको वही कह रहा हूँ, जीयूआई के थ्रू आप सारा इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर इतना रिच जीयूआई नहीं है, इसके जीयूआई में लेस फंक्शनैलिटीज है। ठीक है, हाँ, अभी उसको भी क्लियर करता हूँ। यहां तक साथ है। ये एक्टिव डायरेक्टरी होता है, इसको कुछ ऐसा इतना प्रैक्टिकल करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये यूजर्स बनाना, उनको मैनेज करना आपका काम होगा नहीं एक्टिव डायरेक्टरी पे। डायरेक्टरी सर्विसेज का पता होना जरूरी है, क्योंकि अभी आगे जब मैं रेफरेंसेस दूंगा, जब एजर में काम करेंगे, तब पता होना चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी होती क्या है।
आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, समझ रहे हैं? इस वजह से मैंने आपको बताया, इसको स्टडी कर लीजिएगा स्लाइड्स को, एक उतनी मुश्किल नहीं है, बस मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि जो कंपनीज मैनेज करती है अपने यूजर्स को, इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते मैनेज करती हैं। आप कोई एक्सेस मांगने जाते हैं कि यार फलां वेबसाइट नहीं चल रही मेरे पास, नॉस टीम के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपके ग्रुप में जाके आपके आईपी में जाके उसको सिर्फ अलाउ कर देते हैं कि ये बंदा काम कर सके। वो सिंगल पॉइंट है, उनके पास सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सर्वर ये पड़ा और ये है वो जिसके थ्रू वो मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी जो है इस तरह की चीजों को मैनेज करने का काम आता है। अब सर चलते हैं जी क्लाउड की तरफ ऑफिशियली, ठीक है? हमारे पास क्लाउड जो है वो क्या है, सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं, डेफिनेशंस बहुत सारी हैं। यहाँ पे मेरे कोलीग बैठे हैं, वो डेफिनेशन बताते होते हैं क्लाउड की, कहता है कि सर साथ वाले कमरे में मशीन रख के आपको ओवर द इंटरनेट दे दो, ये क्लाउड है। क्यों मुजहर भाई? ऐसे ही है। तो ये डेफिनेशन भी ठीक है कि आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के थ्रू कोई भी रिसोर्स दे दिया जाए तो वो क्या है, क्लाउड है। तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं और वो क्या कहते हैं। अच्छा सॉरी, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि आपके पास सबसे पहली चीज है जी ऑन डिमांड। मेरी बात समझिएगा, ऑन डिमांड का मतलब क्या है? क्लाउड में और सिंपल ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है? मुझे एक मशीन चाहिए, और मैं पहले ऑन प्रेम की एग्जांपल ले रहा हूं। मुझे एक मशीन चाहिए, मैं क्या करता हूं, मैं किसी शॉप पर जाता हूं और वहां से उस मशीन को बाय करता हूं। मैं बाय करके आता हूं, उसमें मुझे जो रिसोर्सेज मिलते हैं, या तो वो मुझे हो सकता है कम मिले या हो सकता है ज्यादा मिले। मुझे अगर सिर्फ 3.5 GB रैम चाहिए तो क्या 3.5 GB की रैम होती है? नहीं होती। या कोई इस तरह के प्रोसेसर की मुझे मुझे मिली कोर्स में चाहिए प्रोसेसर, मुझे तो कोर्स में नहीं चाहिए। मुझे कभी मिली कोर्स में प्रोसेसर मिल सकता है? हार्डवेयर में कभी भी नहीं मिलेगा, मुझे कोर्स में ही मिलेगा। ऐसे ही है ना? तो मैं हार्डवेयर लेके आऊंगा, लेकिन मेरा वो ऑन डिमांड तो ना हुआ। हालांकि आप लोग कहेंगे सर आप जाके डिमांड ही कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे वो पूरी मशीन बाय करनी पड़ेगी। अच्छा चले, मैंने बाय की, मैंने बाय करके रख ली, मैंने 3 दिन गेम खेली उसके ऊपर, चौथे दिन कुछ नहीं कर रहा। अब बताएं, अब तो मुझे वो नहीं चाहिए। 3 दिन चाहिए था जब तक मैंने शौक पूरा करना था, शौक मेरा पूरा हो गया, अब क्या करूं? अब वो वापस तो नहीं करेगा। कहेगा सर आपने खरीद लिया तो खरीद लिया, मुझे आप वापस नहीं करेंगे। अब ये आपकी मशीन है, इसको चाहे फेंक के आग लगाए, जो मर्जी करे, आपकी है। ऐसे ही होगा ये ऑन प्रेम में। क्लाउड के अंदर मैंने पहली चीज बताई जी ऑन डिमांड। क्लाउड में क्या होगा, आपको फिजिकली कोई हार्डवेयर नहीं दिया जाएगा, ठीक है? आपको फिजिकली कुछ नहीं दिया जाएगा। आपको मशीन चाहिए, कितने मिली कोर्स की चाहिए, देते हैं, ये ले। आपको कितनी रैम चाहिए, ये ले, आपको रैम देते हैं, मिल गई। आपको उतनी रैम, उतनी चीज मिल गई। और फिर ऑन डिमांड का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि मुझे 3 दिन चाहिए, 3 दिन ली, उसके बाद चौथे दिन कहता हूं भाई मुझे नहीं चाहिए, कहता वापस कर दे। आप उसको सिंपल डिलीट कर दे तो आपने क्या किया, मशीन वापस कर दी, आपको नहीं चाहिए दोबारा। बात समझ रहे हैं? ये ऑन डिमांड है। तो क्लाउड के अंदर पहली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या जी, ऑन डिमांड, कि जब चाहिए तब मिले, उतनी देर के लिए पैसे पड़े, और जब नहीं चाहिए उसके पैसे भी ना पड़े और मुझसे वापस ले ली जाए। बात समझ रही है? आपके पास होता है ऑन डिमांड। ऑन प्रेम में ये चीज नहीं थी, पहली बात। दूसरी, ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस ऑफ अ शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। अच्छा, शेयर्ड पूल का क्या मतलब है? अगर मैं ऑन प्रेम जाता हूं और ऑन प्रेम में मैंने वो मशीन ली थी, उसमें सिर्फ उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके रिसोर्सेज को सिर्फ मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और कोई इंसान इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, उस हार्डवेयर को। लेकिन अगर मैं क्लाउड पर जाता हूं तो पॉसिबल है कि जिस हार्डवेयर से मुझे मशीन दी जा रही है, उसी हार्डवेयर में से किसी और बंदे को भी मशीन दी जा रही है। तो वो क्या होगा, वो शेयर्ड पूल नहीं बन जाएगा कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की। हम शेयरिंग ही कर रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअली जितनी मैंने डिमांड की होगी उतनी मुझे मिल रही होगी। बात समझ रहे हैं? अगर मैंने उसको 4 GB की डिमांड की या रैम की, तो मुझे वो दे के फिर बकाया वो अगले को देगा। ऐसा नहीं करेगा कि मेरी 4 GB में से उठा के दे दे। हार्डवेयर एक होगा, हार्डवेयर लाजमी एक होगा बैक एंड पे, लेकिन मुझे मेरे रिसोर्सेज पूरे दिए जाएंगे। आधे आधे कितनी अजीब बात है। एक बार अली जवेद 15 से क्या नाम आप? अली
आप आगे भी अगर टेंडर्स का बात करें ना बैठे नहीं बहुत शुक्रिया सर। जब जल्दी आया करे ना तो एक दफा नीचे जाके टेंडर्स लगाया, जल्दी आप जब आ जाते हैं, देखे आप आ जाते हैं, उन्होंने थोड़ा पता कि तुसी बहुते तेज हो, तुसी जल्दी आ गए तो फिर वापस जाके टेंडर्स ला के आया करो, ठीक है। चले आगे चलते हैं। मैंने आपसे बात कर रहा था, पहली चीज ऑन डिमांड, दूसरी शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल रिसोर्सेज, यानी कि जो बंदा आ जाए। एसएम कौन आप पिछले वीक क्यों नहीं आए थे आप? पिछले वीक की तो आपकी अटेंडेंस ही नहीं क्या आप भी आते रहे हो आप? चलो मिलके जाना। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम में बेटा आप लोगों को बताया था, जो ऑनलाइन में यार जो फिजिकल में है, कि आप लोगों की अटेंडेंस का इश्यू आएगा, समझ रहे? मैंने इसीलिए कहा था कि जो बच्चा फिजिकल में है कभी भी ऑनलाइन क्लासेस ना ले, क्योंकि उसी का नुकसान है। कुछ अटेंडेंसेस मिस हुई, आपको ड्रॉप आउट कर देंगे। इसलिए मैंने कहा था फिजिकल वाला फिजिकल में आए, क्योंकि उसकी अटेंडेंस ऑनलाइन में कभी भी नहीं हो सकती, शीट्स फाइनलाइज हो चुकी हुई है। मैं अटेंडेंस नहीं लगा सकता हूँ जाके दूसरी शीट में, तो इसलिए ऐसा अपने अटेंडेंस पूरी करवाना। अगर कोई बच्चा अटेंडेंस छोड़ के चले जाता है तो ये आपका ही नुकसान है, ये बात को ज़हन में रखिएगा। अटेंडेंस मिस हुई तो समझिएगा ड्रॉप आउट कर देंगे कोर्स से, ये चीज को ज़हन में रखें। तो इसलिए अटेंडेंस जरूर अपनी इंश्योर किया करें कि मेरी अटेंडेंस लगी है कि नहीं लगी है, ठीक है। चले वो एक चीज ना, ये मुझे बिलाल भाई के क्वेश्चन से ना एक वो चीज याद आई, वो मौलवी साहब से ना जाके ना क्वेश्चन पूछते हैं। वो एक बंदा होता है पाकिस्तानी, मौलवी साहब से क्वेश्चन पूछता है और मौलवी साहब ना उसको बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं। वो कहते हैं कि मौलवी साहब अगर मैं ये ना करूं तो इसकी क्या मुझे मिल जाएगी, इस्लाम में कुछ है कि मुझे यहाँ पे कोई छूट मिल जाएगा? मौलवी साहब क्या कहते हैं आगे से? कहते हैं हमेशा यही क्वेश्चन करना है कि ना करूं तो, कभी ये सोचा है कि अगर कर लूं तो बिलाल भी अगर आप कर ले अटेंडेंस आ जाए रोजाना तो क्या होगा? हाँ, अच्छा हो जाएगा ना सर। आप वही पाकिस्तानी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर अगर ना करूं तो इसलिए सर आ जाए, आपका नुकसान है वो। अगर आपको इस तरह की इमरजेंसी बनती है तो आप बताकर जा सकते हैं, वो अलग फतवा है। एग्जैक्टली उसका अलग फतवा है, ठीक है। उसमें आप लोग बताकर जा सकते हैं, उसकी आपकी कंसिडर कर ली जाएगी कि बच्चे को इश्यू था, अटेंडेंस मार्क आपकी हो जाएगी। एडमिन को जरूर बताएं, मैं मेरे से नहीं लेना, ये एडमिन का काम है। मेरे से मेरे से सबको फतवा है, खुला जा सकते हैं, दुनिया आपकी एंजॉय करे, ठीक है। तो एडमिन से एडमिन को आप लोगों ने इन्फॉर्म करना है। चले आ जाए, वापस आते हैं। मैं बात कर रहा था शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। अच्छा, बड़ा मुश्किल सी टर्म लग रही होगी, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल ये है कि बैक एंड पे होगा हार्डवेयर एक होगा, उसको शेयर करके आप डिफरेंट यूजर्स को दिया जाएगा। ये क्लाउड का बिजनेस जो लोग करते हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो ये करते हैं, वो बड़ी बड़ी मशीनें ले लेते हैं, उसके ऊपर फिर उस मशीनों का चंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वर्चुअल मशीन्स। नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों करना उन्होंने? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लगता होता, ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं होता। मैंने आपको दो तरह की वर्चुअलाइजेशन पढ़ाई थी, वो बेयर मेटल पे सीधा करते हैं हाइपरवाइजर, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर ही सारी वर्चुअल मशीन बनती जाती है, ठक 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 ठक, ठीक है। आपका फिर आपकी वर्चुअल मशीन में ओएस इंस्टॉल होता है। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, कई क्लाउड क्या करते हैं, कई क्लाउड अब आजकल क्यूबरनेटिस की लेयर नीचे बनाकर बैठे हैं।
आप लोगों की मशीन क्यूबरनेटिस एक पॉड में दे रहे होते हैं आपको, समझ रहे? ऐसी भी चीजें होती हैं, ये लैम्डा के केस में होता है, ये जो AWS लैम्डा वगैरह इस तरह के केस में इस तरह के काम होते हैं। ऑल दो AWS और Azure वगैरह अपनी चीजें बताते नहीं है ओपनली, लेकिन जिन लोगों ने अंदर काम किया होता है या जो आपको पता है ना, फिर तीसरा हाथ तो होता ही होता है, तो वहां से पता लग जाता है ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तीसरी आंख, हाँ सर बिल्कुल, ये कल रात ही आए थे ऐसे ही वाले, अब ये भाई से मिलने के फिर इकट्ठे। अच्छा चले, अब आपके पास कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में कौन कौन सा रिसोर्स हो सकता है? नेटवर्क्स। देखें, मैंने आपको नेटवर्क एंड सिक्योरिटी पढ़ाया, मैंने आपको पहले दिन कहा था नेटवर्क की डिवाइसेस होती हैं, ब्रिज, राउटर, स्विच वगैरह, पता नहीं क्या क्या। मैंने आपको सिर्फ बताया था, मैंने कि इसको कॉन्फ़िगर करना वगैरह हम नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि नेटवर्क्स हम लोग क्लाउड में जब डेवऑप्स में काम करेंगे, ज्यादा क्लाउड में काम है, हम लोग राउटर वगैरह को कॉन्फ़िगर करेंगे ही नहीं, ये हमारा काम ही नहीं है। तो जब हमने हार्डवेयर की नेटवर्क्स की डिवाइसेस को देखना तक नहीं है, तो हमें नेटवर्क्स कहीं ना कहीं से तो चाहिए। और मैंने आपको नेटवर्क्स पढ़ाया है भी उसी लिहाज से है जितना डेवऑप्स को आ सके, यानी कि मैंने आपको सबनेटिंग कराई भी नहीं। तो सबनेटिंग कैसे करते हैं, इतनी बिट्स को इधर करूंगा फिर काउंट करूंगा, मैंने आपको बताया भी नहीं। मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई है, स्लैश के बाद 23 लिखा है, इसको समझ लें क्या मतलब है। क्यों? क्योंकि जब मैं नेटवर्क लेने जाऊंगा, अब मैं लेने जा रहा हूँ, ये देखिए पहली चीज है, क्लाउड से मुझे नेटवर्क मिल जाएगा, मैं नेटवर्क ले सकता हूँ क्लाउड से, ठीक है, पूरे का पूरा नेटवर्क ले सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ। उसमें मुझे पता होना चाहिए कि स्लैश कितनी बिट मुझे वो करनी है, तो मुझे इतने आईपीज मिल जाएंगे, मुझे कितने आईपीज चाहिए मैं वो कर सकता हूँ। अगली चीज, सर्वर्स ले सकता हूँ, ये वर्चुअल मशीन वगैरह ये सर्वर्स हो गए, या ओपन वीपीएन का सर्वर मैं लेके दिखाऊंगा। उसके बाद स्टोरेज एप्लीकेशन, S3 बकेट वगैरह जहां पर मैं डाटा रख सकता हूँ, डाटाबेसेस ले सकता हूँ, नहीं तो मुझे डाटाबेसेस के सर्वर बनाने पड़ते हैं ना, ठीक है, उनसे मैं ये चीजें ले सकता हूँ। और डिफरेंट सर्विसेज भी हैं जो कि मैं उनसे ले सकता हूँ, मुख्तलिफ सर्विसेज है आपके पास, सिक्योरिटी की है, ठीक है, IoT की है, AIML की है, बेइंतहा सर्विसेज है जो कि आप लोग क्लाउड से ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ओवर द इंटरनेट अगर मिल रही हैं ऑन डिमांड, तो ये क्या है? क्लाउड है। यही सर्विसेज आपको मैं ऑन प्रेम देना शुरू कर दूं तो वो क्लाउड नहीं है, सर्विसेज वही है, बस ये ओवर द इंटरनेट मुझे मिल रही है, तो क्या है? क्लाउड है। क्लाउड की डेफिनेशन ये है जनाब, दैट्स इट। हाँ, इंटरनेट ही है तो सर नो सर्विस, नो क्लाउड। इंटरनेट, बात सिर्फ इंटरनेट की नहीं है, बात है ओवर द नेटवर्क की। प्राइवेट क्लाउड भी तो होता, वो तो इंटरनेट से नहीं मिल रहा, वो तो आपको आपका पर्सनल उधर से मिल रहा है, प्राइवेट नेटवर्क से। बात है नेटवर्क की, नेटवर्क एक्सेस लिखा है ओवर द नेटवर्क। मैं इंटरनेट कह रहा हूं क्योंकि मैं पब्लिक क्लाउड को एग्जांपल में रख रहा हूं दिमाग में। अभी बात करते हैं प्राइवेट की भी, हाइब्रिड की भी। ऑन डिमांड की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैंने क्या कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एज यू नीड। नेटवर्क एक्सेस के कोई नेटवर्क से आप लोग एक्सेस कर सको, चाहे वो इंटरनेट हो सकता है या फिर आपका प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है। रिसोर्स पूलिंग बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, शेयर्ड पूल वाली जो बात थी वो कर दी। इलास्टिसिटी नहीं बताई मैंने, ठीक है। इलास्टिसिटी है कि रैपिडली प्रोविजन कर सके और डीप्रोविजन कर सके, क्या मतलब? नहीं, स्केलेबिलिटी नहीं, नहीं सर, वो स्केलेबिलिटी होती है। मैं बताता हूँ सर आपको, मुझे अभी एक सर्वर चाहिए ओपन वीपीएन का, मैं फटाफट बनाता हूँ और उसको मैं साथ ही क्या कर सकता हूँ, प्रोविजन कर देता हूँ, यानी कि मैं यूज करना शुरू कर देता हूँ। अभी बनाया, अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जितनी देर यूज किया उसके पैसे पड़े, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए, तो फटाफट डीप्रोविजन हो जाए, खत्म हो जाए, तो डीप्रोविजन कर सकता हूँ। या आपके पास होता है प्रोविजन करना रैपिडली और डीप्रोविजन करना। ऑन प्रेम में ये चीज नहीं मिलती। पहले तो अगर सर्वर बनाना है ओपन वीपीएन का, पहले तो खरीद के लेके आए, चले खरीदे, फिर उसका बंदा हायर करें जिसको एक्सपर्टीज है, जो सर्टिफाइड है, वो फिर उसको सेट करेगा और उसको टाइम लग जाएगा और एक आधा महीना लग सकता है आराम से, ठीक है, सेट करते करते। लेकिन अगर क्लाउड पे है तो बेरली 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर आपका ओपन वीपीएन सेट है। मैं लैब करवाऊंगा आपके सामने, देख लीजिएगा कितनी देर लगती है मुझे ओपन वीपीएन सेट करने में, समझ रहे? चले, यूटिलिटी सर्विसेज पे फॉर योर यूजेज मॉडल, जितना यूज किया उतना पे करें। अगर मैंने मशीन खरीद ली है तो मैंने तो पे कर दिया ना, उसको यूज करूं ना करूं। मशीन खरीद के उसको फजूल रख दूं तो मैं क्या, मेरे पास वो वैल्यू टू मनी हो रहा है काम? नहीं, मैं तो पैसे खर्च के उसको काम कर ही नहीं रहा हूं, समझ रहे? मेरे पास एक वेबसाइट
वेबसाइट थी, मेरी अपना बिजनेस था, मैंने वेबसाइट को होस्ट करना था, मैंने मशीन ली, उसके ऊपर वेबसाइट को होस्ट कर दिया। सर जाग रहे हैं सफदर भाई? सर आप जैसे पढ़े थे ना, मुझे लगा चाहे प्राण निकल गए आपके। ठीक है, अच्छा चले। तो पे फॉर योर यूजेस का क्या मतलब है? पे फॉर योर यूजेस का मतलब ये है जनाब के जितना आप इस्तेमाल करें उतने पे पैसे दे, अगर आप नहीं यूज कर रहे तो पैसे मत दे। नहीं, बैकअप रख लेना, उसी से दोबारा बना लीजिएगा, कि मुझे बना के रख ले, उसी से दोबारा बना लीजिएगा। नहीं, आईपी नहीं दोबारा मिला तो लास्टिक आईपी लेके रख लो ना, मशीन डिलीट कर दो, आईपी रख लो। अच्छा, यहां पर क्लाउड का एक सबसे बड़ा फायदा जो है वो आपके पास आता है जी, कि जो रियल कैपेसिटी है आप उसके अंदर काम करते हैं। एक होती है आपके पास जी क्लाउड कैपेसिटी है, एक रियल कैपेसिटी और एक क्लासिक कैपेसिटी है। लाइक क्लाउड कैपेसिटी है जी, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं वो दो तरह से चलते हैं, या तो मेरे पास सिचुएशन आती है ओवर कैपेसिटी की, या मेरे पास आती है जी अंडर कैपेसिटी की। मतलब क्या? मतलब ये कि मेरी वेबसाइट को चाहिए कोई 3 GB रैम चाहिए, और बड़ी हद है कोई 2500 मिली कोर्स चाहिए। अब अगर तो मैं 2 GB रैम और 2 वी कोर्स के साथ जाता हूं, तो मतलब कि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडर कैपेसिटी रह रहा है। समझ रहे? मुझे 3 GB रैम चाहिए थी ना, मैंने 2 GB लगाई, अंडर कैपेसिटी है ना मेरे पास। क्या है? मेरे पास कैपेसिटी कम है चलाने की, समझ रहे? दूसरा 4 GB रैम लगा लूं तो ओवर कैपेसिटी है, तब भी तो 1 GB ज्यादा है, मुझे वो 1 GB चाहिए नहीं, मुझे 3 GB चाहिए, तो वो ओवर कैपेसिटी हो गया। अब इस चीज को आप ओवरकम कभी नहीं कर सकेंगे, इवन ऑन क्लाउड भी। मेरी बात को ज़हन में रख लें। आप अगर ये कहें नहीं सर जितनी है उतनी पे चलाना है, क्लाउड कर सकता है, नहीं कर सकता, तभी मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूं। रियल कैपेसिटी के पास जा सकते हैं, रियल कैपेसिटी के क्लोज टू जा सकते हैं, लेकिन रियल कैपेसिटी एक्चुअल में अचीव नहीं कर सकते, और ये मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा कि करें। आपको भी फॉर एग्जांपल 3 GB चाहिए, सही चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर भी कहूंगा 20% का थ्रेशोल्ड रखें। 80% रूल अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो 20% का थ्रेशोल्ड रखते हैं कि यार ये फ्लक्चुएशन आ सकती है, कभी ये ऊपर जा सकता है। तो मेरे केस में तो अगर 3 GB रैम आपकी कंजम्पशन है, मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि 4 GB ले। समझ रहे? 4 GB रखें, इतना मार्जिन रखें, कुछ नहीं होता, आपका ऊपर फ्लक्चुएशन वगैरह आती रहेगी तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप इसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअल 3 पे कभी नहीं आएगा, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर कैपेसिटी में रहेगा या ओवर में रहेगा। मैं रेकमेंड करता हूं थोड़ा सा ओवर में रखें। कई लोग अंडर से भी चला लेते हैं काम, वहां पे पैसे बचते हैं, मेरी बात ध्यान में रखिएगा। अंडर कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रख के भी काम चल जाता है, ऐसा नहीं है कि वो बुरी अप्रोच है, चल जाएगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है थोड़ा सा ओवर रखें, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है, मैंने ज्यादातर क्लाइंट ऐसे काम किए जिनके पास पैसे वावा थे, तो हम तो काफी चीजों को ऊपर रखते गए हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम है, मेरे पास ऐसा भी एक क्लाइंट है जिसने कहा मेरे पैसे खर्चने ही नहीं, फ्री कर। हाँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको ओपन शिफ्ट की एग्जांपल दी थी, मैंने ओपन शिफ्ट पर इस्तेमाल नहीं, मैंने ओकेडी किया इस्तेमाल, वो फ्री है, टोटली फ्री है, वो टोटली फ्री वाले पे मैंने डिप्लॉयमेंट की। तो ये काम आपको देख के करना पड़ेगा क्लाउड पे, क्योंकि जब क्लाउड पे जाएंगे तो पहला काम आपका ये होगा पैसे बचाएं। आपको कॉस्ट बहुत पड़ जाती है, बहुत ज्यादा पड़ जाती है। इधर कुवैत में होते थे भाई, वो अभी तक आजकल नहीं आ रहे, उनको कॉस्ट पड़ी है 36 लाख रुपीस की, समझ रहे, 1 महीने की। वो आते हैं इधर, मुजाहिर को पता होगा, पड़ी है ना उनको, उन्होंने मशीनें चला के कुछ छोड़ी हुई थी, पता नहीं क्या किया हुआ था, पता नहीं कितनी सर, अब मुझे खुद नहीं पता उन्होंने ऐसा क्या किया है, क्या चलाया, उन्होंने पावर बीआई वगैरह को चला के छोड़ा, मुझे ऐसा लगता है। 36 लाख रुपीस उनको कॉस्ट आई है 1 मंथ की। वो तो फिर उन्होंने एजर के साथ रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उनके साथ काम चल रहा था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा वेव ऑफ कर दी जाए, इतने पैसे में फजूल के पड़े हैं, हम लोग यूज भी नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने थोड़ा सा कहा कि यार आप इसको जरा प्रोविजन से इतना से किया करें, अलर्ट्स लगा लें, ऑटो शटडाउन लगा लें, तो आप इसको बंद किया करें। इस तरह तो फिर आपने हमसे भी रिसोर्सेज लिए हुए हैं, खुद भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा। उन्होंने वेव ऑफ कर दिए, 36 लाख माफ कर दिए, लेकिन ये पड़ जाते हैं। याद रखिएगा हर एक को माफ भी नहीं होते,
ठीक है, तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा रियल कैपेसिटी से ऊपर रहिएगा, जितना चाहिए उससे थोड़ा सा ऊपर रखें। मॉनिटर करें चीजों को कंटिन्यूसली। मॉनिटरिंग इसलिए आपके पास आती है, इंपॉर्टेंट है। आप मॉनिटर करें कंटिन्यूसली कि मेरे पास कितना डाटा आ रहा है, कितनी ट्रैफिक आ रही है, इसको यहां तक रखना है आपने बस। ज्यादा उसके साथ छेड़छाड़ी ना करें, कोशिश ना करें कि बहुत अंडर कैपेसिटी में करके ज्यादा पैसे बचाओ। ये आप रेकमेंड कर दें अपने आगे मैनेजर को या जो क्लाइंट है उसको, कहें कि देखें कर सकते हैं, इसको अंडर कैपेसिटी में ले जा सकता हूं मैं, इसको और पैसे कम कर सकता हूं, लेकिन ये रेकमेंड मैं नहीं कर रहा। मेरी बात समझ रहे हैं? अपने सबसे पहले कंधे झाड़ लें, क्योंकि ये बात ऐसे ही है। बाद में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, देखिए दोनों चीजें होंगी, या तो आपके पास अगर स्लोनेस अगर आई तो बिजनेस हर्ट होगा, सिंपल सी बात, बिजनेस हर्ट होगा। और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना था ही नहीं अप टू द मार्क के वो इसको संभाल सके, आपने इसको क्यों इतने नीचे लोअर सोर्सेस पर लेकर गए, स्केल अप क्यों नहीं किया, ऑटो स्केल क्यों नहीं किया। तो इसलिए पहले बताएं कि मेरी रिकमेंडेशन नहीं है जो करवा रहे हैं, कर देता हूं वो अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात, कभी खुद से इतना ज्यादा ओवर स्केल भी ना कर दें इसे, तब भी आप पे एस्केलेशन आएगी। परफॉर्मेंस चाहे सही चल रही है, क्लाइंट खुश है, यूजर्स खुश हैं, लेकिन मैनेजर रो रहा होगा, वो कहेगा यार पैसे इतने पड़ गए, किसने कहा था इतना ऊपर करो, मुझे नहीं चाहिए स्पीड। ये दोनों सिचुएशंस में आर्ग्यूमेंट बदल जाता है। ठीक है, जब आपका परफॉर्मेंस नहीं होगी तब कहेंगे बढ़ा दे जो मर्जी कर, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। और जब पैसे पड़ रहे होंगे तो कहेंगे कम कर दे, मुझे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, पैसे बचा। तो ये दोनों चीजें आएंगी, तो आपने मैनर रवि से चलना है, रियल कैपेसिटी के आसपास रहने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि बहुत ऊपर चलें बहुत नीचे चलें। ये डायग्राम आपको यही बता रही है कि अलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी विद करंट आईटी डिमांड टू अचीव कॉस्ट सेविंग। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अलाय करते रहे, कैपेसिटी के साथ अलाइन करते रहे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, कभी थोड़ा सा अंडर कैपेसिटी चले गए, कभी ऊपर आ गए। तो इस तरह का सिनेरियो रखें, ये ना करें कि एक ही मॉडल को चूज करके उसी के ऊपर चल पड़े। अलाइन करते रहे हमेशा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूजर्स के साथ। हाँ, कर लेती है। आपके पास 3 तरह के क्लाउड मॉडल्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड। पब्लिक का मतलब वो जो पब्लिकली अवेलेबल है, यानी कि 3 बड़े क्लाउड बताता हूं, Amazon का AWS, माइक्रोसॉफ्ट का एजर है और गूगल का GCP है। ये 3 बड़े मेजर आपके पास पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, समझ रहे? अब ये पब्लिक क्लाउड क्यों कहते हैं इनको? ये पब्लिकली सबको अवेलेबल है, आप भी इस पे अकाउंट बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूं। आपने फॉर एग्जांपल एक वर्चुअल मशीन बनाई, मैंने बनाई, पॉसिबल है दोनों की एक ही हार्डवेयर में बने, समझ रहे? पॉसिबल है एक ही हार्डवेयर में बने, अंदर से आइसोलेशन होगी। मेरी मशीन को आप एक्सेस नहीं कर सकते, मैं आपकी एक्सेस नहीं कर सकता, डाटा लीक नहीं होगा, ब्रीचिंग नहीं होगी, लेकिन दोनों एक ही हार्डवेयर पे होंगी। ये पब्लिक क्लाउड है। दूसरा होता है जी प्राइवेट क्लाउड, अपना बना ले, कंपनीज ने बनाया हुआ है। और प्राइवेट क्लाउड क्या है? डायरेक्ट डाटा सेंटर बनाए, उसके अंदर सारे सर्वर वगैरह सारी चीजें रख दे, ओवर द नेटवर्क यूजर्स को दे दे। ये क्या? प्राइवेट क्लाउड है, समझ रहे? फिर तीसरा होता है जी हाइब्रिड, पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिला के चलाए। इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। मेरा क्लाइंट था, यूनिवर्सिटी थी एक, ठीक है, अरब कंट्री की यूनिवर्सिटी थी। कोविड के दिनों में आया, उसका हम लोगों ने सारी की सारी चीजें एजर पे बनाई, डाटाबेस भी उधर, एप्लीकेशन भी उधर, ऐप सर्विसेज पर डिप्लॉय कर दिया, चल रहा है। अब लेकिन उसको क्या था, वो पब्लिक क्लाउड में चल रहा है, उसको ये डर था कि यार ये मुझे एजर पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते मुझे इसका पूरी रेप्लिकेशन अपने पास भी चाहिए और सिंक में चाहिए। अब आप सुने, यूजर स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट आके कोई एंट्रियां कर रहा है, कोई नया अकाउंट बना रहा है, पेपर दे रहा है, तो वो डाटाबेस में सेव हो रहा है ना, रियल टाइम है। वो कहता मुझे रियल टाइम बैकअप चाहिए अपने ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो मुझे हाइब्रिड काम करना पड़ा। मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर ये किया, मैंने जो डाटाबेस थी एजर से ली हुई, उसका एक सिंक चलाया ऑन प्रेम डाटाबेस सर्वर के साथ, जो कि इन्होंने क्लाइंट ने अपने पास अपने ऑन प्रेम बनाया एक मशीन पे। मैंने उसका सिंक चला दिया और ये चला सकते हैं, एजर पे फैसिलिटी है। वो एजर सिंक एजेंट होता है 2 पॉइंट समथिंग, वो आप इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगरेशन करके सिंक चल गया। लेकिन ये सिंक में ज़हन में रखिएगा 5 मिनट का डिले होता है, यानी कि जो डाटा एजर पे पड़ा, ठीक है, जो एंट्री हुई है अभी एजर पे, वो 5 मिनट बाद आपको ऑन प्रेम सर्वर पे नजर आएगी, उसी वक्त नजर
नहीं आएगी। ये सिंकिंग का 5 मिनट देता है, ठीक है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, लोड ना हो तो ये 5 मिनट का हमारे पास डिले होता है। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे मैंने हाइब्रिड काम कर लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा पब्लिक क्लाउड डाउन भी होता है तो मैं अपना ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर फटाफट अप कर सकता हूं। मेरे पास उसी वक्त का 5 मिनट के हिसाब से लगा लें, उसी वक्त की सारी चीज मौजूद है। और मुझे एक्चुअली डेटाबेस के सिंक लगाना था, कोड का नहीं, एप्लीकेशन का नहीं। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन तो बनी पड़ी है ना, तो मैंने वो उधर भी चलाई हुई है और मैंने ऑन प्रेम भी चला दी आईएएस सर्वर के ऊपर, समझ रहे? अब एप्लीकेशन में जब तक कोई हम लोग नई डिप्लॉयमेंट नहीं करते, कोई चेंज नहीं करते, तब तक कोई चेंज नहीं आना। तो होता क्या था, जब कोई नई डिप्लॉयमेंट आती थी तो मैं दोनों एप्लीकेशन पर डिप्लॉयमेंट करता था, क्लाउड वाली पे भी और ऑन प्रेम वाली पे भी। तो मैंने उन दोनों को इस तरह सिंक रखा हुआ था और डेटाबेस से मैंने लाइव सिंक चलाया हुआ था। तो इससे क्या हुआ, मैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिला के एक हाइब्रिड क्लाउड को मैनेज कर रहा था। बात समझ रहे? ये आपके पास हाइब्रिड क्लाउड की एग्जांपल है। हाँ, ऐसा समझ आ रही? ठीक हो गया। तो ये आपके पास 3 तरह के मेथड हो सकते हैं और तीनों चलते हैं मार्केट में। हाइब्रिड भी चलता है, पब्लिक भी चलता है, प्राइवेट भी चलता है। अब आप इसमें ये कि सर कौन सा यूज करना चाहिए, तो मैं कहूंगा यूज केस देखें। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो कभी भी पब्लिक क्लाउड ऑफर करने की आपने बेवकूफी नहीं करनी। हमें कहना नहीं, पब्लिक क्लाउड नहीं देना, ठीक है, प्राइवेट क्लाउड की तरफ जाएं उस पे, या हाइब्रिड की तरफ जाएं। हाइब्रिड भी कम ही जाएं, प्राइवेट की तरफ जाएं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ क्रिटिकल या बैंक है, प्राइवेट की तरफ ही जाएंगे। आपने प्राइवेट की ही उनको कहना, पब्लिक का आपने सोल्यूशन नहीं देना। समझ रहे? ये चीज को ज़हन में रखिए। बकाया आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनकी क्रिटिकल इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना सारा कुछ नहीं है, आप उनको पब्लिक रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, बैंक के जो हैं सारे सिस्टम यार, ये जो आपका VMware वगैरह, आपको ये उसी में तो आ जाता है ये सारा कुछ। मुझे एक बात बताए, हाँ, तो वो ओपन शिफ्ट मैं आपको बताया तो वो तो आप कुबरनेटिस भी कर सकते हो, वो कुबरनेटिस भी कर सकते हो, डेवऑप्स की चीज है, उसको छोड़ दो, वो भी आप कर सकते हो। वो और चीजें चली गई है, वो डेवऑप्स ओपन शिफ्ट ही है। रेड हैट का ओपन शिफ्ट होता है जिसका हम क्लस्टर चलाते हैं ऑन प्रेम और उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट्स करते हैं, एप्लीकेशन उस पर चल रही होती है। वो ऑन प्रेम प्राइवेट क्लाउड की एग्जांपल ही है, लेकिन वो डेवऑप्स के अंदर ज्यादा उसका चला जाता है, वो क्लाउड की तरफ इतना रहता नहीं है, इसलिए मैं आपको उस तरफ का कह नहीं रहा हूँ। कंसीडर कर सकते हो उसको भी। सर इसमें जो हम डेटा वगैरह अपना रखवा रहे हो क्लाउड पर, तो क्या वो डेटा मार्ट ट्रैक कर रही है जो आपने बोला कि हम एन्क्रिप्टेड होता है, नहीं करता ट्रैक। अगर करेंगे तो वो बताते हैं इस चीज को, अगर करेंगे तो उनके लिए इशू है, हमारे लिए भी इशू है। गवर्नमेंट को क्यों नहीं करना जा रहे, हालांकि सर वो फिर भी तो होस्टेड तो उनके पास है ना, पड़ा तो उनके पास, उनके डाटा सेंटर पे। गवर्नमेंट नहीं मानती, बैंक्स नहीं मानते, उनकी पॉलिसी में होता है, वो कर सकते नहीं है। आप स्टेट बैंक की पॉलिसी तो पढ़े ना। आप फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान के अंदर बैंक खोलना, आईटी चाहिए आपको उसके अंदर, बैंक के लिए चाहिए ही चाहिए। जरा स्टेट बैंक की गाइडलाइंस तो पढ़े, उनकी गाइडलाइन में कि नहीं जाएगा ये डाटा, बाहर नहीं जाएगा, बाहर आपने स्टोर नहीं करना। स्टेट बैंक ने कहा हुआ है, आप जाकर देख लें। मेरे कुछ क्लाइंट्स थे मुस्लिम कमर्शियल बैंक इस तरह वगैरह के, नहीं कर सकते थे बाहर होस्टिंग, समझ रहे? नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीटीए अथॉरिटी आपको इजाजत नहीं देती। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में हैं तो हमने कोशिश की थी कि हम अपने सर्वर क्लाउड पे ले जाएं। सर वो पीटीए टेलीकॉम वाले में चला गया ना, मैं बैंक्स की बात कर रहा हूँ, वो स्टेट बैंक ही बताएगा। पीटीए वालों ने कहा कि हाँ, नहीं कर सकते, मुझे पता है, वो रूल होते हैं, आपको फॉलो करने हैं, समझ रहे? चले आगे चलते हैं। ये हो गया आपके पास क्लाउड के 3 मॉडल। अब जो मॉडल्स की बात कर रहा हूँ ये सर्विसेज के मॉडल हैं। अगर कोई क्लाउड का बिजनेस कर रहा है तो वो क्या क्या बेच सकता है, ये वो चीज है, समझ रहे? ठीक है, आ जाए। सबसे पहले IaaS, इसका मतलब होता है जी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये जो आप लोग वर्चुअल मशीन लेते हैं, वर्चुअल मशीन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये जो वर्चुअल मशीन लेते हैं आप लोग, ये क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। क्या आपको हार्डवेयर दे दिया जाए ओवर द इंटरनेट, ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस यार।
आप लोगों ने इन लेयर्स को इसी तरह से याद रखना है। मैंने पहले यहां पर क्या किया भाई जी, सर्वर सिर्फ हार्डवेयर की लेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन वगैरह के मिलाकर, जिससे आपको वो हार्डवेयर ओवर द इंटरनेट वर्चुअली मिल जाता है। ये क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरी चीज, कोई मिडलवेयर, कोई ओएस वगैरह उसके साथ अगर मैं लगा दूं, ठीक है, उसी हार्डवेयर के साथ, और उसके ऊपर फिर मैं अपने बकाया काम करूं, तो ये क्या आपके पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ओपन वीपीएन सर्वर पूरा का पूरा लूंगा AWS से, उसमें वर्चुअल मशीन भी मुझे मिलेगी, उसके ऊपर ओपन वीपीएन इंस्टॉल्ड हुआ मिलेगा क्या मिलेगा? अब वीपीएन भी मिलेगा मुझे उसके ऊपर ना, तो ये क्या मेरे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। क्या समझ रहे? ये क्या है मेरे पास? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कि मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया, अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रह के मैं बकाया काम अपना कर सकता हूं। प्लेटफॉर्म एज सर्विस की आपके पास ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है, ओपन वीपीएन सर्वर जो आप लोग बनाते हो उसके ऊपर। उसके बाद अगर आपको टोटल एप्लीकेशन मिल रही है जो कि आपका पूरा काम संभाल रही है, जो आपका पूरा काम संभाल रही है, उसको कहते हैं जी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये कौन कौन सी एप्लीकेशंस है? इसके अंदर सबसे पहले आपके पास जो आती है जीमेल के पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। इसके बैक एंड में मिडलवेयर, वो ईमेल के सर्वर्स भी लगे हैं इसके बैक एंड पे, उसके बाद उनके अपने हार्डवेयर भी है, लेकिन आपको उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करके जीमेल का वो भी दिया जा रहा है। आप उसके ऊपर मेल लिखते हैं, सेंड करते हैं, आप मेल लिंक की फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या आपके पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। समझ रहे? फिर एक और चीज बताता हूं, कैगल इस्तेमाल किया किसी ने? आप लोगों में से मशीन लर्निंग कौन करता था? आप करती थी? आपने इस्तेमाल किया कभी? आपको ये तो पता होगा कि पाइथन के अंदर हमें जीपीयूज चाहिए होते हैं मॉडल को बिल्ड करने के लिए, चेक करने के लिए AIML में। ठीक है, मैं बता देता हूं, हम लोग जब ये मशीन लर्निंग वगैरह करते हैं तो उसमें हमें जीपीयूज चाहिए होते हैं, सीपीयू नहीं चाहिए। समझ लो, जीपीयू सीपीयू की भी अगली फॉर्म है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जो गेमर्स हैं वो समझेंगे, वो जो आपके पास ग्राफिक कार्ड होता था NVIDIA वगैरह, वो समझ ले वो जीपीयू वाली कहानी। वो जीपीयू चाहिए होते हैं, तो इतने इतने बड़े मॉडल्स के अंदर से उसको मशीन लर्निंग को करना, एल्गोरिथम लगाना, जीपीयू चाहिए। अब जीपीयू आपको आपके लैपटॉप पे तो नहीं मिल रहा, तो क्या करें? आप लोग अगर इंस्टॉल भी करते हैं तो आपको बड़ा बड़ा महंगा मिलेगा NVIDIA का कार्ड, फिर वो सपोर्टेड भी नहीं होना आपके लैपटॉप के साथ। फिर क्या करेंगे? नई मशीन हायर करेंगे, वो तो बड़ा कॉस्टली पड़ेगा। इस तरह अब क्या किया, कुछ कंपनीज लाइक कैगल, वो क्या करती हैं, उन्होंने ऑनलाइन एक वेबसाइट बनाई है अपनी कैगल के नाम से। उसके ऊपर आप जाते हो, अपना अकाउंट बनाते हो, आपको दिन के पता नहीं कितने घंटे वो जीपीयू प्रोवाइड करते हैं फॉर फ्री। आप सिंपल अपना कोड पकड़ो, अपना डाटा सेट पकड़ो, जाकर उनकी वेबसाइट पे अपलोड करो। वो आपको अपने पीछे उसने सर्वर लगाए जो कि प्रोसेसिंग करते हैं जीपीयूज में, मॉडल को रन करते हैं और आपको फिर मशीन लर्निंग के आउटपुट दे देते हैं। अब बात समझ रहे? अब ये किस चीज की एग्जांपल है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है, उसके बैक एंड पे मिडलवेयर OS भी, और उसके बैक एंड पे हार्डवेयर भी है तगड़ा। बात समझ रहे हैं? कैगल क्या है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। सर समझ आ रही है मेरी बात की? हाँ, लेकिन मैं ओवर द इंटरनेट थोड़ा कर रहे हो, क्लाउड पे थोड़ा कर रहे हो। हाँ, वो है आपके पास, आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है। वाली बात आपको समझ आ गई? SaaS को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि यार SaaS होता है, देखो 3 लेयर समझ लेनी है। अगर खाली हार्डवेयर है तो वो क्या है? IaaS। उसके ऊपर कोई ऐसा मैंने सॉफ्टवेयर कर दिया कि जिसको इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी कोई चीज बिल्ड कर रहा हूँ, वो क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और उसके ऊपर अगर उसके ऊपर मैंने कोई ऐसी एप्लीकेशन कर दी है जो कि मुझे पूरी की टोटल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की एग्जांपल सबसे बेस्ट वर्चुअल मशीन है, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की सबसे बेस्ट एग्जांपल वो जो VPN सर्वर था मैंने बताया, वो है। डेटाबेसेस हो गई, वो भी आपके पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, बिल्कुल। जो आपके पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इसके अंदर मैंने आपको जीमेल पहली एग्जांपल दी। जीमेल के मिडलवेयर पे आपको कोई मेल सर्वर भी तो मिलेंगे ना यार, वो जो मिडलवेयर कह रहा हूं, और एट द एंड हार्डवेयर भी है, और आपको एक एप्लीकेशन भी मिली हुई इंटरफेस के साथ, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो? मेल सेंड कर सकते हो, कंपोज कर सकते हो, इनबॉक्स है आपका, सब कुछ है ना। तो वो क्या हो गया आपकी एप्लीकेशन? तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। इसकी एक और एग्जांपल दी मैंने, कैगल सॉफ्टवेयर है एक मशीन लर्निंग के लिए। वो क्या कर रहा है?
वो आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है ओवर द वेबसाइट, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है ना ओवर द वेबसाइट, क्या कर रहा है, दे देता है, ये ले। बजाय इसके कि आप क्या करते, अपने पास वो सारी चीजें सेटअप करते, एनाकोंडा इंस्टॉल करते, एक सॉफ्टवेयर इसकी मशीन लर्निंग के लिए, पाइथन के लिए, आप उसको चलाते, फिर आपका वो आपको आउटपुट देता। ये पाकिस्तान के अंदर भी ग्रोथ एज कंपनी है, वो भी इसी मॉडल पे काम करेंगे। हाँ, इसी में आना चाह रहा था मैं कि अब आप जब आप काम करेंगे डेवऑप्स पे, तो ये देखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट पे आप डेवऑप्स की सर्विसेज देने लगे हैं, वो प्रोडक्ट कौन से मॉडल की है। बात समझ रहे हैं? आप लोगों की ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो होंगी वो SaaS बेस्ड होंगी। आप लोग SaaS इस प्रोडक्ट की डेवऑप्स कर रहे होंगे, ये मेरी बात ज़हन में रख लें। PaaS बेस्ड भी होती हैं, IaaS भी हो सकती हैं, लेकिन ये ज्यादातर कंपनीज नहीं करती। आप लोगों का काम ज्यादातर SaaS बेस्ड प्रोडक्ट के साथ पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरा भी ज्यादातर काम SaaS बेस्ड प्रोडक्ट से पड़ा। SaaS बेस्ड प्रोडक्ट की एक और एग्जांपल देता हूं, ये जो PDF से वर्ड आप कन्वर्जन करते हैं, ये भी SaaS बेस्ड मॉडल ही है, समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल SaaS बेस्ड मॉडल है। मैं भी SaaS बेस्ड मॉडल पे काम करता हूं। मैं जो अपने क्लाइंट्स की, मैं अपनी वेबसाइट, अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को होस्ट करके बैठा हूं, तो मेरे क्लाइंट्स के यूजर्स क्या करते हैं, वो आते हैं, वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं, चले जाते हैं। अब वो यूजर को नहीं पता चलता पीछे हो क्या रहा है सारी कहानी, वो सारा SaaS बेस्ड मॉडल है। उनकी सारी की सारी चीजें मैंने क्लाउड में डिप्लॉय की हुई है। अब बताएं आपको क्या लगता है, ये जो PDF वाले हैं, ये जो कन्वर्जन करते हैं आप लोग, ये कहां पे डिप्लॉय होगा, किसी मशीन पे या क्लाउड पे? पॉसिबल है क्लाउड पे हो, पॉसिबल है बैकएंड पे क्यूबरनेटिस चल रहा। मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं, समझ रहे? तो ये चीजें हैं। आगे चलते हैं। अब आपके पास क्लाउड की मॉडल्स पता लग गए, टाइप्स पता लग गई। अब आते हैं और स्टडी करते हैं जी AWS को, Amazon वेब सर्विसेज। अब सबसे पहले एक बात याद रख लें, Amazon.com और Amazon वेब सर्विस दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है? Amazon.com आपके पास वो ई-कॉमर्स की मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, उधर नहीं मैं कह रहा, हम लोगों ने AWS वेब कंसोल का इस्तेमाल करना है। Amazon के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, क्लाउड से लेके पानी बेचने तक वो सब करते हैं। मैं आपको जनरल बता रहा हूं, इंडिया के अंदर वो पानी भी सप्लाई करते हैं, समझ रहे? AWS की बहुत सारी, AWS की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी है, Amazon प्राइम, इनका एक प्रोडक्ट है AWS जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। Amazon बहुत बड़ी कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट है AWS जिसको हम पढ़ेंगे। ये प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया था 2004-2006 में। एक्चुअली AWS नहीं था तब तक उन्होंने सबसे पहले एक क्यू सर्विस को लॉन्च किया था 2004 में, और फिर EC2 इंस्टेंस जो कि वर्चुअल मशीन होती है, और S3 बकेट जो कि स्टोरेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो उन्होंने लॉन्च की थी 2006 में, समझ रहे? उसके बाद फिर उन्होंने आगे जाकर AWS का नाम दे दिया और डिफरेंट सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये सर्विस आपके पास 2004-2006 से है। सर पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है? आगे आ जाए तो एक बात करता हूं मैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा पुराना लिखा हुआ है मैंने, डाटा थोड़ा पुराना है, कि AWS इज लार्जर देन द नेक्स्ट 3 लार्जेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। AWS यानी कि अगले जो 3 इसके बाद आते हैं क्लाउड प्रोवाइडर, तो उन तीनों से बड़ा। अच्छा, ये बात उतनी सही रही नहीं, समझ रहे? एजर ने अपने आप को बहुत वास कर लिया, एजर ने भी, GCP ने भी, इवन ओरेकल का क्लाउड बड़ा अच्छा है, और भी एक दो है, टेराफॉर्म का अपना है। तो यानी कि अब ये रहा नहीं है, मार्केट में शेयर चाहे AWS का ज्यादा हो, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि AWS अगले तीनों क्लाउड से मिलाकर बड़ा नहीं। एजर भी बहुत बड़ा क्लाउड बन चुका है अब, उस वक्त तक नहीं था। उस वक्त तक वाकई ये बात सही थी कि एजर, GCP और एक दो क्लाउड को और मिलाकर अगर हम कंपेयर करते तो तब भी AWS बड़ा था उनसे, समझ रहे? क्लाउड के लिए करना क्या पड़ता है, क्लाउड के लिए रीजन सेट करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये काउंट आप लोग बना लीजिएगा, लास्ट टाइम मैंने आपसे बताया था और ये आप लोगों का बन चुका होगा, अगर किसी का नहीं बना तो आज लाजमी बना लें। अगली चीज क्या है, ये AWS की सर्विसेज है। कौन कौन सी सर्विसेज है आज देखते हैं। सबसे पहले कैटेगरी बना लें क्लाउड के अंदर, क्योंकि मैंने आपको AWS और एजर दोनों पढ़ाने हैं, तो मैं एक कैटेगरी के अंदर से कुछ चीजें करवाऊंगा। सबसे पहली कैटेगरी होती है जी कंप्यूट सर्विसेज।
कंप्यूट मैंने कहा था जब मैं नाम लूं तो आप लोगों के ज़हन में 2-3 चीजें आनी चाहिए। पहली, हार्डवेयर के अंदर आपके पास क्या आना चाहिए, मेमोरी आनी चाहिए आपके पास, और आपके पास प्रोसेसिंग आनी चाहिए सीपीयू, और स्टोरेज समझ लें इसके साथ कुछ थोड़ी बहुत। तो ये कि आपके पास कंप्यूट रिसोर्सेज होते हैं, कंप्यूट सर्विसेज होती है। तो कंप्यूट के अंदर पहली सर्विस कौन सी है जी? AWS EC2 इंस्टेंस। EC2 कहते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। AWS के अंदर जो सर्विसेज के नाम है उनकी एब्रीविएशन ऐसे ही है, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन बैकएंड पे अगर आप काम देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। EC2 का मतलब क्या है? वर्चुअल मशीन। आप लोग वर्चुअल मशीन नहीं बना चुके? एसएन भाई बनाई थी वर्चुअल मशीन, क्या होती है? हार्डवेयर को हम यूटिलाइज करते हैं, हाँ। देते हैं क्या नाम, रैम और सीपीयू उसे सॉफ्टवेयर को देते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर को देते हैं? वर्चुअल बॉक्स। हाँ ठीक है, ठीक है। आपने कौन सी बनाई वर्चुअल मशीन? आपको तो आता ही यानी कि, बट आपने बनाई वर्चुअल मशीन, कौन सी वाली बनाई? हाँ, कौन सी बनाई भी है? हाँ, यूबंटू की जो मशीन बनाई थी आपने, ठीक है। मैंने वर्चुअलाइजेशन की आपको लैब करवाई थी, स्टार्ट भी असद भाई ने आपको करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। हमने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल किया था और उसके ऊपर यूबंटू या काली जिसने भी जो भी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की थी वो वर्चुअल मशीन थी। अब समझ ले कि वो वर्चुअल मशीन जो आपने खुद लैपटॉप पे बनाई थी वो आपको मिलने जा रही है ओवर द क्लाउड। आप सिर्फ उसको एक्सेस करेंगे। पहले आप एक्सेस कैसे कर रहे थे? उसको ओपन करके वर्चुअल बॉक्स को उसको स्टार्ट करके फिर जाते थे ना। अब वो चक्कर नहीं है। हम मैं आपको बताऊंगा एक्सेस कैसे करते हैं, उसके अलग तरीका है, लेकिन वो वर्चुअल मशीन आपको मिल रही है ओवर द क्लाउड। वो क्या कहते हैं? उसको EC2 इंस्टेंस कहते हैं। AWS पे, एजर पे उसको वर्चुअल मशीन कहेंगे। होती वो वर्चुअल मशीन ही है, लेकिन बस कहने का तरीका डिफरेंट है, सर्विस का नाम मुख्तलिफ है। अगली चीज, आपके पास AWS इलास्टिक कंटेनर सर्विस है, ECS। अब इसको या तो आप फारगेट के साथ इस्तेमाल करें या EC2 पे करने वाला बात है, लेकिन ये आपके पास अलग चीज है। अब जरा समझे बात को। डॉकर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठहर जब बताता हूं। डॉकर आप लोग पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कंटेनर एप्लीकेशन। जब भी आप डॉकर करते हैं तो कंटेनर एप्लीकेशन बन जाती है वो। तो कंटेनर एप्लीकेशन को हम लोग डायरेक्टली वर्चुअल मशीन पे या अपने इस लैपटॉप पे होस्ट नहीं करते। मैंने यही कहा था ना, मैंने कहा था इसके कुछ स्पेशलाइज्ड एंड पॉइंट्स हैं जिसमें हम इसको होस्ट करते हैं। तो पहला उसके अंदर क्या है? ये AWS का इलास्टिक कंटेनर सर्विस, इसके ऊपर कर सकते हैं। दूसरा, ये क्यूबरनेटिस भी दे रहा है हमें, समझ रहे? तो क्यूबरनेटिस में भी आप क्या कर सकते हैं? होस्ट कर सकते हैं कंटेनर एप्लीकेशन को। ये देखें, कंटेनर लिखा है। तीसरी क्या? कंटेनर रजिस्ट्री। याद होगा मैंने कहा था डॉकर रजिस्ट्री होती है, डॉकर हब होती है। क्या होती है वो? जरा ठहर जाए, एक मिनट ठहर। मुझे जरा सीधा हो लेने दे। कौन से भाई सो रहे हैं? वो एंड पे जो रेड शर्ट वाले भाई है। सर नजर फिर अपनी सही है ना, देख ले, वो वाकई सो रहे हैं। सर बताते हैं कि ये डॉकर रजिस्ट्री क्या होती है? जी सर, क्या इमेजेस हम स्टोर करते हैं? बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल भाई सो रहे हैं, लेकिन वो सोए नहीं हुए, ठीक है, को पता है। अच्छा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम इमेजेस को स्टोर करते हैं डॉकर रजिस्ट्री के ऊपर। तो वो डॉकर हब था। मैंने कहा था हम लोग पब्लिक क्लाउड्स पर रजिस्ट्री ले सकते हैं, वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके पास इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री वो सर्विस है AWS की, जिसके ऊपर आप डॉकर की इमेजेस को रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद ये Amazon लाइट सेल है, ये नहीं करा रहा मैं, ये ऊपर वाली सारी कराऊंगा। उसके बाद मुझे भी नहीं पता। अच्छा, आगे चलते हैं। आपके पास मैं ये बीन स्टॉक करवाऊंगा, ठीक है। AWS बीन स्टॉक हो गया, फारगेट हो गया, लैम्डा हो गया, ऑटो स्केलिंग हो गया, लोड बैलेंसिंग हो गया। ये सारी सर्विसेज जो है हम लोग ये करेंगे। बाकी जो कुछ सर्विसेज है वो भी सारी कंप्यूट की ही है। इनके ऊपर हम लोग अपनी जितनी भी ये सर्विसेज है, याद रखिएगा बेसिक नॉलेज में, कि इनके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये लाइट सेल के ऊपर भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन फारगेट में लाइट सेल में थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, समझ रहे हैं? अब मैं वो सारा छटा नहीं खोल रहा,
लेकिन ये सारी सर्विसेज है आपके पास, AWS बैच है आपके पास, ये सर्वरलेस एप्लीकेशन रिपोजिटरी है, अब ये सारी की सारी सर्विसेज है, तो सब पे ये काम कर सकते हैं। लेकिन मैं इनमें से जो चुन चुन के करवाऊंगा कंप्यूट की सर्विसेज, वो कौन सी होगी? EC2 होगा करेंगे, लेकिन AWS पे नहीं, एजर के साथ करा दूंगा, ठीक है। लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग वगैरह को देखेंगे, समझ रहे? ओके यार, जो मैं करवाऊंगा ना आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फारगेट जो है ये आपके पास ECS के साथ चलता है, सर्विस है जिसके ऊपर हम कंटेनर को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। अब यही बता सकता हूं मैं आपको इसका, क्योंकि आपको पता पहली चीजों का नहीं है तो इसको डिटेल नहीं बता सकता। आगे चलते हैं, तो ये कंप्यूट की सर्विसेज होगी। अगली आ गई जी स्टोरेज की, हमें क्लाउड स्टोरेज की सर्विसेज भी देता था, मैंने यही कहा था ना। तो स्टोरेज में क्या आ गया? S3 सिंपल फोल्डर्स होते हैं जिसपे आप डाटा अपलोड करते हैं, ऐसे कह लें सिंपल। आपके पास EBS वॉल्यूम होता है और EFS वॉल्यूम होता है। मैं EFS नहीं करवा रहा, मैं EBS करवा दूंगा और S3 करेंगे। ग्लेशियर के बारे में बता दूंगा आपके पास, स्नोबॉल के बारे में आपको बता दूंगा, बस दैट्स इट। ये चीजों को मैंने इंक्लूड किया। ये मैं आपको जब S3 वगैरह का आगे लेकर जाऊंगा ना, तो मैं आपको उसी के अंदर आगे आगे चीजें बता दूंगा, लेकिन ये स्टोरेज की सर्विसेज है, ठीक है। उसके बाद आगे डाटाबेसेस है, तो डाटाबेसेस हमारे पास ऐसा इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, कोर्स के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो डाटाबेसेस सर मैं ये एजर के अंदर थोड़ा बहुत बता दूंगा, वो क्या वो चीजें वही है, ठीक है। डाटाबेसेस को भी देख लेंगे अगर टाइम हुआ। बकाया डाटाबेसेस इनिशियली कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, मैंने पहले बताया था आप लोगों को। वैसे डाटाबेसेस भी आसान है, अगर मैं एजर पे थोड़ी बहुत बताऊंगा तो मैं आपको इधर भी दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो ये माइग्रेशन वगैरह की कोई सर्विस मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने आपको डेवऑप्स बताना, मैं माइग्रेशन नहीं करा रहा, ठीक है। माइग्रेशन होती है ऑन प्रेम से उठा कर क्लाउड पर लेकर आने, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को माइग्रेशन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप माइग्रेशन वालों के पास जा रहे हैं, उनको डेवऑप्स का पता ही नहीं है, ठीक है। आगे आ जाए, अगली चीज है सर नेटवर्किंग। मैंने कहा था नेटवर्क्स ले सकते हैं, तो VPC हो गया, क्लाउड फ्रंट हो गया, राउट 53 हो गया, API गेटवे हो गया, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग हो गया, ये सारी सर्विसेज करवाऊंगा, ठीक है। सर आप उधर अप्लाई ना किया करें, उनको साफ कहा करें, उनको साफ कहा करें। देखें मुझे भी पूछा था, ये खजाना वाले पीछे पड़े थे मेरे, हमारे ऑन प्रेम को ना क्लाउड पर ले आए। मैंने कहा सर वो तो एक जॉब है, उसके बाद मैं क्या करूंगा? कर दिया, उसके बाद मुझे क्या, मुझे निकाल देंगे? ऐसा को कहा करे सर हम कर देते हैं, हमें ना आप पर आवर रख लें, ये जॉब करवा ले हमसे, बस एक काम है, उसके बाद आप हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते करवा ले, हम कर देते हैं, फ्रीलांस करें ना। चले आगे आ जाइए। डेवलपर टूल के अंदर कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, ये सारी चीजें देख रहे होंगे हम, ठीक है। मैनेजमेंट टूल में मैं क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड वॉच, बस यही दो करेंगे, बकाया जो है वो उसका टाइम नहीं होगा, वो नहीं करेंगे। मीडिया सर्विसेज में कुछ नहीं है। सिक्योरिटी के अंदर IAM वगैरह को हम लोग देख लेंगे, और इसके अंदर जो वो होती है की मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह, कोई सीक्रेट मैनेजर वगैरह, उसको देख लेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा एनालिटिक्स के अंदर भी कुछ नहीं है, मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ। मशीन लर्निंग में भी कुछ नहीं है, AR VR में और वगैरह और आगे से कुछ भी मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया, तो मेरे से लड़ाई कोई ना करे। हाँ जी, डेवलपर टूल के अंदर कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, ठीक है। हाँ वो देख लेंगे। अब पॉइंट क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज करवा रहा हूं, तो जेहन में रखे। पहली बात मेरी जेहन में रखे, सबसे पहली जो क्लाउड में सीखने के लिए आपको सर्विस आनी चाहिए, वो आनी चाहिए जी कंप्यूट के अंदर जितनी ज्यादा आ जाए उतना अच्छा है, लेकिन 1-2 लाजमी आनी चाहिए। आपने कोई क्लाउड सीखना है, मैं आपको बता रहा हूं ये कि आपने कोई क्लाउड सीखना है, आपने एजर सीखना है, कंप्यूट सर्विसेज निकालने उसकी कौन कौन सी है, उसमें से 2-3 करना है। समझ आई बात की? दूसरी स्टोरेज करें, समझ रहे? दूसरी स्टोरेज सर्विसेज करें, 2-3 निकालने वो कर लें। उसके बाद तीसरी आपके पास नेटवर्क की 2-3 निकालने वो कर लें। चौथी चीज आपके पास क्या होती है जी, मैनेजमेंट टूल्स कर लें, चौथी चीज, ठीक है। और पांचवी आपके पास है जी सिक्योरिटी वगैरह के लिहाज से कोई IAM वगैरह की सर्विस इस्तेमाल करना, दैट्स इट। ये पांच चीजें किया करें क्लाउड की।
बाकी ये चीजें मैंने क्यों छोड़ दी है, AR VR या एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ये शायद ही आप कभी इस्तेमाल करें, या अगर आप इंटरव्यू में भी जाएंगे आपसे इनके बारे में कोई नहीं पूछने लगा। मेरी बात को समझ लें, मैं किसी वजह से इनको छोड़ के आगे जा रहा हूं। ये मशीन लर्निंग, ये चीजें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं इधर, क्योंकि इनसे आपका काम बहुत कम पड़ना है। सर्विसेज आप देखें AWS की इतनी ज्यादा है, आप कोई कोर्स AWS का उठा लें तो आपको हर एक सर्विस कोई भी नहीं पढ़ा रहा। अब यूडेमी चले जाएं, कोई कोर्स उठा लें, आपको इवन AWS के एग्जामिनेशन में हर सर्विस से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगली बात करें, AWS खुद नहीं पूछ रहा आपसे, बात समझ रहे हैं मेरी? तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं प्रैक्टिस बता रहा हूं, आपने कोई क्लाउड सीखना है, ये 5 चीजें आप लोगों ने मेजर उठानी है। कंप्यूट होगी, स्टोरेज होगी, नेटवर्क हो गया, आपके पास आपके मैनेजमेंट टूल्स हो गए और आपकी सिक्योरिटी के टूल्स हो गए, दैट्स इट। ये 5 चीजें आपने उठानी है और उसके बाद आप आगे चल पड़े। वो क्लाउड की, आपको क्लाउड आ गया, वो आप अपनी सीवी पे लिख सकते हैं कि क्लाउड मुझे आता है। समझ रहे? ये चीज को इस तरह से रखना आप लोगों ने। आगे चलता हूं मैं, किधर लिखी है बोला, इसमें ये कह रहे हैं, मैंने खुद इस्तेमाल नहीं की ब्रो, मैं बता रहा हूं, मैंने यूज नहीं की। ये बिजनेस रिलेटेड होती ही होंगी कुछ, वर्क मेल या वर्क डॉस, मैंने इनको यूज नहीं किया। मैं नहीं बता सकता हूँ आपको क्या करती है। क्लाउड बहुत वास्ट है यार, आपको इन सारी सर्विसेज के साथ देखना पड़ेगा किस किस के साथ काम करने क्या नहीं कर रहे। समझ रहे हैं? चले, अच्छा अगली चीज जो आती है क्लाउड की, जो सबसे बड़ा क्लाउड का चैलेंज होता है वो होता है कि ओवर द वर्ल्ड, ओवर द ग्लोब अपने डाटा सेंटर्स बनाना। ये क्लाउड का सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, रीजन्स बनाना, उनको उधर डाटा को क्या करना, फिर होस्ट करना। आपको मजे की बात बताऊं तो पिछले 1-2 सालों में कुछ काम हुआ था, कुछ प्रोग्रेस हुई थी, इन अ सेंस के पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट क्लाउड्स जो थे इंटरेस्टेड थे अपने डाटा सेंटर्स बनाने में, PTCL के साथ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिन्होंने भी कहा है। ठीक है, उसके अंदर सबसे जो बड़ा नाम था वो गूगल का था। गूगल ने तो इवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा ली थी। ठीक है, और ड्यू टू आवर पॉलिटिकल क्राइसिस वो नहीं आ सके। समझ रहे हैं? अगर गूगल यहां पे पाकिस्तान के अंदर डाटा सेंटर्स होस्ट करता तो आप समझ लें कि रीजन एक पाकिस्तान के शहर का भी आ रहा होता गूगल के ऊपर। तो वो जो भी कंपनी, जो भी बंदा बैठ के अगर पाकिस्तान के रीजन के अंदर बनाता तो समझ लें वो आपके डाटा सेंटर को इस्तेमाल कर रहा था। तो पाकिस्तान के अंदर कई लोगों को, कई कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी थी कि गूगल के डाटा सेंटर को होस्ट करता है। इंडिया में तो पहले से ही है ना यार, इंडिया में तो हर एक है, इंडिया में तो गूगल भी है, अमेजोन भी है, एजर भी है, वो तो सारे ही है, उधर तो सारे ही है। पाकिस्तान के अंदर बात कर रहा हूं तो कि आपके पास इन क्लाउड की वजह से काफी रेवेन्यू आता है, और दूसरी चीज रेवेन्यू के साथ जॉब बड़ी निकलेंगी आप लोगों के लिए। और ये मेरी बात ध्यान में रखे, अभी नहीं तो अगले 2-3 सालों में पाकिस्तान को रखना जरूर है, बिकॉज पाकिस्तान आईटी के अंदर एक फेयर बिट ऑफ वो रख रहा है आजकल एशिया के लिहाज से। ठीक है, सस्ता भी पड़ रहा है और काम भी चल रहा है पाकिस्तान का काफी। आईटी की स्पोर्ट्स अच्छी है, फ्रीलांसिंग में हम 4थे नंबर पे हैं। अगर आपको नहीं पता इस चीज का तो मैं बता दूं, पूरी दुनिया में हम 4थे नंबर पे, पहले पे शायद अमेरिकन है, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे बांग्लादेश है। ठीक है, 4थे पे हम है, तो फोर्थ स्टैंडिंग हमारी है। तो इस वजह से आईटी के अंदर हम लोग फेयर बिट ऑफ अपना परसेंटेज रख के बैठे हुए। तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट क्लाउड्स जो हम इन्वेस्ट करेंगे। मैं बता क्यों रहा हूं कि ये रीजन्स बनते हैं, उसके अंदर डाटा सेंटर्स बनते हैं। इस तरह से AWS जो है अपने रीजन्स बताता है। जी जवार भाई, जी अल्लाह की शुक्र, जी भी बता। ठीक है, तो 11 बजे ब्रेक कर दीजिएगा, आधे घंटे। ठीक है, सबको एक इडली भी निकाल 11 से 11:30। ठीक है सर, डन। अच्छा सर, इधर बारिश हुई है तो जरा लाइट का इशू है, तो इस वजह से हम लोग ब्रेक करेंगे 11 बजे और जरा लंबी ब्रेक करेंगे 11:30 तक। ठीक है, वैसे तो पहले भी आप लोग 11:30 ही आते हैं वापस, कोई मसला नहीं। आप लोगों को क्या 11:30 ही सही, चलो ओके आगे चलते हैं। अब याद रख लीजिएगा, एक रीजन आपके पास एक बिगर एंटिटी है, उस रीजन के अंदर आपके पास डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं, और फिर एक जोन के अंदर आपके पास मुख्तलिफ
डाटा सेंटर्स हो सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, रीजन आपके पास मेन एंटिटी है बड़ी, समझ रहे, उसके अंदर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन होंगे और फिर एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपके पास मुख्तलिफ डाटा सेंटर्स हो सकते हैं। पॉसिबल है एक अवेलेबिलिटी जोन में एक ही डाटा सेंटर हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है एक अवेलेबिलिटी जोन में डिफरेंट डाटा सेंटर्स हो। और इसी तरह हर रीजन में, या ये मत समझिएगा कि हर रीजन में 4 ही अवेलेबिलिटी जोन है या 2 ही है, नहीं, रीजन टू रीजन अवेलेबिलिटी जोन भी डिफरेंट है, मैटर करते हैं कि उस अवेलेबिलिटी जोन, उस रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन है और उस रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन है। अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि रीजन यूएस ईस्ट में आपके पास 4 अवेलेबिलिटी जोन है और रीजन यूएस वेस्ट में 2 है। अच्छा, ये भी चीज याद रखिएगा, जो डॉक्यूमेंटेशन है थोड़ी सी जो है ये पुरानी है, हालांकि ये इतनी पुरानी नहीं है, ये 1-1.5 साल ही हुआ है इसको बनाए हुए, लेकिन इतनी पुरानी क्यों हो गई है? बिकॉज क्लाउड में इनोवेशन बहुत जल्दी आती है। ठीक है, मैं जितनी भी आगे चीजें करवाऊंगा मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जब ये इनोवेशन लाते हैं अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को भी क्या करते हैं, रिन्यू कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, तो आप लोग उनको जब फॉलो करेंगे तो आपको बेटर स्टैटिस्टिक्स मिलेगा। चले अभी हम लोग इसको देख रहे हैं कि यूएस ईस्ट में कितने 4 अवेलेबिलिटी जोन है, यूएस वेस्ट में 2, तो जब हम अप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या इतने ही होते हैं, क्या मुख्तलिफ है, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। यार ये डिपेंड नहीं करता, ये वो बढ़ा भी सकते हैं। ये AWS ने कोई लिमिट नहीं लगाई हुई, वो बढ़ा ले अगर 6 से ज्यादा कर ले। फिर अभी तक 6 कह रहे हो, अभी तक शायद 6 हो, वैसे मैंने 6 देखे नहीं। वो अलग ही है, वो डोमेन ही अलग है। मैं बताता हूं, मैं उस पर भी आता हूं। अभी जो ये पब्लिक क्लाउड है ना, AWS हो गया, Azure हो गया, सॉरी हाँ, ये दोनों गवर्नमेंट्स को या आर्मी वगैरह के प्रोफेशनल्स को अगर कैटर करना चाहते हैं तो उनके लिए इन्होंने अपनी चीजें मुख्तलिफ रखी हुई है, समझ रहे? आपके पास चाइना के लिए AWS ने अलग डोमेन रखी हुई है, पता आपको? बिल्कुल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, वो पब्लिक क्लाउड के साथ जो AWS का उसके साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। यूएस गवर्नमेंट का बिल्कुल अलग है, तो अगर कोई गवर्नमेंट उनसे इस तरह की कोई चीज करती है तो उनके लिए वो बिल्कुल अलग देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये वो। लेकिन हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इतना दम नहीं है कि उनसे ये चीज करवा सके, तो चाइना और यूएस गवर्नमेंट के लिए अलग है। अगर आप गौर देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा एक आधी लैब के अंदर ये चीज भी आपको मैं दिखा दूंगा कि उनके लिए टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डोमेन सब कुछ ही डिफरेंट है। वो गवर्नमेंट के लिए वो कर सकते हैं उसके ऊपर होस्टेड, ये उनको करके दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लॉज भी उनके साथ होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन उनके लिए डिफरेंट ये करके देते हैं, ये भी चीज अवेलेबल है। और चले आगे चलते हैं, अगली चीज जो आपके पास आती है, यार अमेज़न भी कर सकता है। मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, मेरे अमेज़न की टीम के साथ खुद डिस्कशन हुई है इस चीज पे। मैं सिंगापुर की टीम थी अमेज़न की, उनसे डिस्कशन हुई, मीटिंग थी, सो दे वर इंटरेस्टेड। पाकिस्तान की कई कंपनीज के साथ अमेज़न हाथ में ला रहा है। अगर आप लोग सर्च करें, मैं नाम नहीं ले रहा, आप लोग सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान की कई कंपनीज है IT की जिसके साथ अमेज़न हाथ मिला रहा है। हाथ मिलाने का मतलब ये कि अमेज़न की ये जो सर्विसेज है, मैं वो बताता हूँ, ये अभी मैंने यहाँ पर आपको सर्विसेज दिखा रहा था, उसमें कई सर्विसेज के भाई ने नाम लिए, उन्होंने लिए, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता इनका ये क्या करती है क्या नहीं करती, क्योंकि सारी सर्विसेज का वाकई नहीं पता होगा आपको। अच्छा, अब मेरी बात समझे, ये सर्विसेज क्या लगता है सारी अमेज़न खुद लिखता है, बैठ के बनाता है, होस्ट करता है। बड़ी बात अगर खुद कर सकता है, लेकिन लाजमी ऐसा नहीं है, कोलैबोरेशन से होती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी पाकिस्तान की कंपनीज माशाल्लाह इतनी तगड़ी हैं कि अमेज़न के साथ मिल के वो एक सर्विस को लॉन्च कर रहे हैं अमेज़न की ही। अब आप समझ रहे हैं? यानी कि पूरी दुनिया में अगर वो कोई सर्विस लेता है तो समझे उसमें आपकी पाकिस्तानी कंपनी का भी आता है, शेयर है। पॉइंट गेट कर रहे हैं? तो ये IT इस तरह से चल रही है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अमेज़न अभी उन कंपनीज के साथ हाथ मिला के सर्विसेज के ऊपर काम करने लग पड़ा, यानी कि कुछ देखा उसने पोटेंशियल तो वो काम कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है। तो लाजमी सी बात है कि वो जब अमेज़न वैसे तो है ना इधर वेयर हाउस नहीं बनाया उसने, वो लादा से बात है कि हमारी वो चीजें उस तरह की नहीं, हालांकि गोल्डन पीरियड था हमारा कि हम लोग ये गवादर को या किसी चीज को दूसरी सिलिकॉन वैली बनने देते हैं।
वो बनाना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनाना चाहते थे, वो बनाना चाहते थे, हम लोगों ने नहीं बनने दी। आपको जैसे बात बताऊं, अमेज़न गूगल इकट्ठे आना चाह रहे हैं एक ही वक्त में, दो जाइंट्स दुनिया, क्योंकि इस वाली मीटिंग में तो मैं खुद था, तो इसलिए मुझे पता है कि वो कितने इंटरेस्टेड है। और उस कंपनी के साथ वो जब बैठ के अपनी AWS की सर्विस निकाल रहे हैं, ये यानी कि फॉर एग्जांपल समझ रहे S3 बकेट जो है, फॉर एग्जांपल ये S3 बकेट जो सर्विस है, ये हो सकता है किसी कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने निकाली हो। नाम AWS का क्लाउड, क्योंकि AWS होगी जितनी S3 बकेट लोग दुनिया में खरीदेंगे, आपको पता। ये मैं बता रहा हूँ कि आगे पाकिस्तानी कंपनी है जिसके साथ AWS का मुआहदा हुआ, वो सर्विस लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप लोग देखें सोशल मीडिया पर जाकर, तो आपको नजर भी आ जाएगी कौन सी कंपनी है। तो ये चीजें समझ रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। हम जिधर थोड़े से स्टेबल हुए, तो बिलीव मी Amazon और गूगल तो इंटरेस्टेड है। एजर का नहीं मुझे पता, माइक्रोसॉफ्ट का साफ बात बताऊं, लेकिन Amazon और गूगल बोथ आर इंटरेस्टेड। वो मुस्लिम बनेंगे, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं गूगल का बता देता हूँ, गूगल ने तुमको थोड़ा बहुत बताया था। उन्होंने 3 कंट्रीज सॉरी 3 सिटीज को नॉमिनेट किया था। इस्लामाबाद वाज देयर मेन टारगेट, सबसे पहली चीज इस्लामाबाद बननी थी उनकी। दूसरा उन्होंने कराची और तीसरा लाहौर को नॉमिनेट किया था। तीनों मेन सिटीज को यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन जो Amazon वाली चीज है ना, वो इंटरेस्टेड थे गवादर वाली साइड, यानी कि सारे गंद से निकल के ना, ये जो पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं उसको साइड पे करके हम उधर इसको करेंगे, और गूगल भी वहां पे कर लेता अगर Amazon उधर जाता, तो वो बन सकता है हब। और ये मैं बात नहीं हवाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल है। गूगल ने तो 16,000 जॉब्स का कहा था इनिशियली, 16,000 जॉब्स उनको बंदे चाहिए थे। मैं तो उन दिनों सोच रहा था गूगल की सर्टिफिकेशन कर ले। जनरल बात बता रहा, क्यों, मेरी बात सुनिएगा। एक चीज और बता दूं, पाकिस्तान की IT कंपनीज को बहुत नुकसान होगा इनके आने से। मेरी बात ये भी ज़हन में रखिएगा, आपकी अपनी लोकल इंडस्ट्री बैठ जाएगी, आप लोग तर जाएंगे। जो IT का प्रोफेशनल है ना वो तर जाएगा, लेकिन जो IT का बिजनेसमैन है वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट वो लोग देते हैं ना, वो इनमें से कोई नहीं दे सकता। मैं आपको बताता हूं ना, वो आपको जो सैलरीज देंगे, वो जो आपको पर्क्स वगैरह देंगे, बेनिफिट्स देंगे, वो जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। उनके रूल्स मुख्तलिफ है, पॉइंट गेट कर रहे हैं। तो वो रूल्स अगर उन्होंने इंप्लीमेंट किए, तो आपकी यहाँ पे बड़ी से बड़ी कंपनी उसको मैच नहीं कर सकती। तो पॉसिबल है शायद इस वजह से भी ना आने दें। हाँ ना, आप देख ले, है एग्जैक्टली। लेकिन आपकी कंपनीज जो IT की इनके साथ काम कर रही है, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था। तो पॉसिबल है डाटा सेंटर्स वगैरह यहाँ पे होस्ट किए जाए। एक ये भी विजन अपने ज़हन में रखिएगा कि अगर कोई काम इतना कर सकता है, करना चाहता है कि ऑफर करे होस्टिंग के क्लाउड की अपने पास इधर पाकिस्तान में, तो आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा AWS की पार्टनरशिप के लिए। आप अप्लाई कर दें, अपना पोटेंशियल शो करवाएं, अपने सर्टिफिकेट बंदे शो करवाएं, 30-35 गोल्ड पार्टनरशिप या सिल्वर के लिए अप्लाई करें। अप्लाई कर दें, अप्रूव हो जाती है, यहाँ पे होस्टिंग शुरू कर सकते हैं। वो इस तरह की चीजें भी आप पास बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर एजर की जो सर्विसेज जो सपोर्ट मिलती है मुझे, वो मैं करता टिकट माइक्रोसॉफ्ट को, मुझे सपोर्ट वहां से मिलती है। आप बताएं, तो ये काम भी आप लोग कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो भी बंदा करना चाहता है उसके लिए बड़ा बेस्ट है ये, लेकिन एक खपत बहुत है, बहुत बड़ी खपत है। तो चलें फिर बात करेंगे इसके ऊपर, आगे चलते हैं। अगली चीज आ गई जी आपके पास सर्विस। पहली सिक्योरिटी के लिहाज से, रूल्स के लिहाज से IAM मैनेजमेंट भी कह सकते हैं आप। तो मिक्सी आपके पास ये सर्विस IAM सर्विस, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या करेंगे जी, एक्सेस कंट्रोल करेंगे, यूजर्स बना लेंगे, ठीक है। आप उनको पासवर्ड वगैरह दे सकते हैं, सारा कुछ पॉलिसीज असाइन करेंगे, रोल्स असाइन करेंगे। ये दिखाऊंगा मैं वक्तन फवक्तन के कैसे कैसे रोल्स होते हैं, कैसे कैसी पॉलिसीज होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, बड़ी गौर तलब बात, और वो है जी लॉगिन वाया एक्टिव डायरेक्टरी। बात समझ रहे हैं? अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी को अपनी Amazon के साथ, क्लाउड के साथ अटैच कर लेता हूं, समझ रहे, तो मेरे एक्टिव डायरेक्टरी पर जितना मेरा लोकल कंपनी का यूजर बैठा है,
वो अपने उसी लॉगिन के साथ क्या कर सकता है, क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। समझ रहे? तो आप ये भी कर सकते हैं, इवन आप अपने फेसबुक के अकाउंट से भी लॉग इन कर सकते हैं। देख रहे हैं? लेकिन मैं फेसबुक वगैरह नहीं बता रहा, हम लोग ये जो ऊपर वाली चीज है ना, पासवर्ड वगैरह और ये जो IAM के थ्रू उनके रोल यूजर बनाकर करेंगे, हम उन्हीं से काम करेंगे। ठीक है, चले, आप लोगों ने बना तो लिया होगा अकाउंट, ऐसे ही है ना? चले थोड़ी सी लैब करते हैं फिर। ये आपके पास रूट यूजर होता है, आप लोगों ने रूट यूजर बना होगा, जब आपने अकाउंट बनाया वो आपने रूट यूजर बनाया। तो मैं अपने रूट यूजर से क्या कर रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ। मैं बनाने लगा हूँ सर, वो मैं बनाकर दिखाने लगा हूँ आपको। ठीक है, आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आपके पास है AWS मैनेजमेंट कंसोल। मैं बार बार बता रहा हूं, अकाउंट इधर बनाना है तो देख लीजिएगा, ये मैनेजमेंट कंसोल पे अकाउंट बनाना है, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास बेटा रीजन्स होते हैं, देख रहे हैं? ये यहाँ पे आपको सारे रीजन्स शो करवा रहा है। ये कुछ रीजन्स मुझे अवेलेबल नहीं है, मैं इनको नहीं इस्तेमाल कर सकता, बाकी सारे रीजन्स मुझे अवेलेबल है। हाँ 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 हाँ, ये भी होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेटेंसी आती है। तो उसके लिए आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है, वो उसके अंदर सारी चीजें बताता है कि ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, ये नहीं दे रहा हूँ, ये नहीं दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। ओके, लेकिन उसमें फंस जाएगा लड़के। एक चीज ज़हन में रखना, ये बहुत बड़ी जॉब है। आपने EC2 इंस्टेंस बनाया, आपसे इंटरव्यू में बार बार पूछते हैं क्या आपने EC2 इंस्टेंस बनाया जी, फॉर एग्जांपल टोक्यो में, इसको लेके जाना है मुंबई में, कैसे जाऊंगा? दो डिफरेंट रीजन। एग्जैक्टली, आपसे ये क्वेश्चन किया जाता बेटा कि मेरी एक वर्चुअल मशीन बनी पड़ी है मुंबई में और दूसरी मैंने टोक्यो में, उसी को ले जाना है, कैसे माइग्रेट करूं? इसके तरीके, पहला तरीका क्या, AMI बना लो या बैकअप ले लो। समझ रहे? आप इस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल, कंटेनर नहीं यार लड़के, ISO इमेज वो AMI बनाएंगे हम लोग, ये डॉकर इमेज नहीं होगी। कंफ्यूज नहीं करने कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने उस दिन गिट कमिट लिखा था और ये शब्द ने लगाया था गिट कमिट, लड़के मुझे याद है। अच्छा बेटा, ये आपके पास रीजन होते हैं, इनके नाम ये हैं, लेकिन इनको आपने इनके साथ इस्तेमाल करना है। ये जो इनके शॉर्टकट्स ये वाले नाम लिखे हैं ना, US East 1, मैं आपको बताऊंगा इनके साथ इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, ये चीज याद रखिएगा। ये बेटा आपके पास सारे के सारे क्या है, रीजन्स है। चले, अब ये रीजन्स आ गए, आप ये आपके पास सर्च बॉक्स है, आप यहाँ से सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं। ये सर्विसेज है सारी की सारी, मैं आपको दिखा चुका हूँ ये सारी। ठीक है, अब वो जो मैंने डायग्राम दिखाई थी उसके अंदर कुछ सर्विसेज नहीं थी, लाइक रोबोटिक, सैटेलाइट। अब मुझे खुद पता है, ये सैटेलाइट की सर्विसेज तक आ गई है यहाँ पे। अब इवन मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ी है, नई सर्विसेज आई है। आप कभी भी सारी चीजें नहीं कर सकेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी क्लाउड करें, 5 चीजों को मेन को फोकस करें, कंप्यूट को, स्टोरेज को, नेटवर्क्स को, मैनेजमेंट को, सिक्योरिटी को, बस। उसके बाद क्लाउड होके आपका बकाया सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। मुझे बताइए मैनेजमेंट, गवर्नेंस, मीडिया सर्विसेज, पता नहीं कौन कौन सी सर्विसेज आ चुकी हैं इसके अंदर। डेवलपर टूल करवाऊंगा, मैं बता रहा हूं कि ये 5 को देखा करो, क्लाउड आ जाएगा, मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा। मैं कंप्यूटर में कितनी सारी करवा रहा हूँ, वो मैं करवाऊंगा, वो टेंशन ना ले यार। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। अच्छा मैं पहले थोड़ा दिखा दूं कि नोटिफिकेशंस दिखाता है, ठीक है, और यहाँ पर आपके अकाउंट की आ रही है सारी डिटेल्स वगैरह। ठीक है, और ये आपके पास होता है जी AWS CLI। याद रखिएगा सर, सुन ले, इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपके पास क्लाउड को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं, पहला GUI से करें, दूसरा CLI से कर लें। अच्छा, CLI अगर खुद अपने पास अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर नहीं करना, तो आपके पास ये क्लाउड के ऊपर ही यहाँ पे शेल रहता है, ये देख रहे हैं, ये आप कमांड चला सकते हैं जी, AWS कॉन्फ़िगर, देख रहे हैं, ये देखें चल रही है मेरे पास कमांड्स। ठीक है, लेकिन मैंने इसको अपने पास क्या किया है, इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, आपने AWS CLI को इंस्टॉल कर लेना अपने पास, क्योंकि मैंने इसको भी इंक्लूड किया हुआ है कोर्स में। मैं थोड़ी बहुत इसके ऊपर भी कमांड्स करवाऊंगा, समझ रहे? ठीक है,
मैं इवन AWS CLI करवाऊंगा तो मैं Azure CLI भी करवाऊंगा। बात समझ रहे हैं? मैं बेटा वही दिखा रहा हूं। ये देखो यहाँ पे ये खोल AWS CLI, इसको ओपन कर लो। विंडोज पे लिनक्स पे दोनों पे करने का तरीका है, आसान है। विंडोज पे exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी बेटा, यहां से कर लो, ठीक है। यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड करो, नहीं तो इससे इस कमांडों से भी कर सकते हो। कर ली, ये exe फाइल कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगी। एक मिनट ठहरो, मेरे पास सॉफ्टवेयर ये है। ये बेटा देखो AWS CLI ये फाइल मैंने डाउनलोड की हुई है, और थोड़े भी चल जाते हैं। ये exe फाइल है, इसको रन करके इंस्टॉल कर लो, दैट्स इट, बस, ठीक है। और ये देखो, ये मैंने साथ साथ Azure CLI भी किया हुआ है, ये भी कर ले। आज ऐसा करें, AWS CLI Azure CLI दोनों को करें, इंस्टॉल कर ले अपने पास, ठीक है। लिनक्स भी बता देता हूँ सर, लिनक्स भी आसान है, लिनक्स पे कमांड के थ्रू हो जाएगा। ये ले, ठीक है। ये देखिए आपके पास पूरा है, डन है। यहां से गेट करके उसके बाद उसको अनजिप कर लेना। मैं ये अनजिप टार वगैरह बता चुका हूं, और सिंपल ये चला ले, इंस्टॉल कर ले। अगर पास ये याद रखिएगा कि हर लिनक्स के लिए अलग तरीका है। इसमें आपने युबंटू के लिए देखना है, जो युबंटू इस्तेमाल कर रहा है, अच्छा ये और जो इस्तेमाल कर रहा है यानी कि सेंटोस वगैरह, उसका डिफरेंट तरीका है। तो ये सारे इधर गिवन है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये AWS CLI ये देखेंगे, दोनों exe फाइल है। आप इन दोनों को क्या करें, इंस्टॉल करें, इंस्टॉलर्स है अपने पास, इंस्टॉल कर ले। फिर देखने का तरीका क्या है, यहां से आप CMD खोल के, सिंपल CMD के ऊपर ये CLIs चल जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ AWS configure, ये ले, मेरे पास चलेगी कमांड, ये देखे चल गई। अब ये मैं बताता हूँ एक्सेस ID वगैरह ये सारी चीजें क्या है, इसको देखते हैं अभी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने CLI को इंस्टॉल किया AWS के। मैं यहाँ से बैठा क्लाउड को अपने को चला सकता हूँ, अपनी मशीन से बैठा हुआ। इसी तरह Azure का CLI इंस्टॉल करके Azure को चला सकता हूँ। जिस तरह का टूल मुझे इसने AWS ने दिया, ये वाला, समझ रहे हैं? ये जो टूल मुझे AWS ने दिया, ये मुझे Azure भी देता है क्लाउड पे। चले दिखा देता हूं मैं आपको, है ना 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 ना, ये क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है, ये क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है। क्लाउड फॉर्मेशन और चीज होती है, वो देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन जब उसका टाइम आएगा। लेकिन ये क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है, बात ध्यान में रखिएगा। ये CLI है, ठीक है। सिर्फ क्लाउड को यूज करने का तरीके हैं दो, या तो कमांड से कर ले या कर ले GUI से, आपकी अपनी मर्जी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अच्छा इस सिनेरियो में मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कमांड से करें। मैंने गिट के अंदर कमांड लाइन कराया टोटली, मैंने GUI नहीं कराया। मैंने लिनक्स के अंदर कमांड लाइन कराया, मैंने GUI नहीं कराया। यहां पे मैं कमांड लाइन को एज अ सेकंड चीज रख रहा हूं, मैं आपको GUI करवाऊंगा ज्यादा, क्योंकि क्लाउड के ऊपर ज्यादातर आप लोग GUI से करते हैं। कुछ काम होते हैं जो आप कमांड से करते हैं, लेकिन ज्यादातर काम आपके GUI से चलते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पर जो बेस्ट है GUI है, आप वो चलाएं, उससे सारे काम हो जाएंगे। जो 2-3 चीजें होंगी कमांड के थ्रू की करना है, तो वो मैं आपको कमांड से ही कराऊंगा, ठीक है। अच्छा देखें, मैं आपको Azure पे दिखा रहा था, तो ये देखें, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्लाउड शेल खुल जाएगा Azure का। अब Azure पे आपके पास 2 चीजें हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, समझ रहे हैं ना। तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर शेल भी होगा, वो जो AWS CLI वाला है, बैश शेल वो होगा, दूसरा पावर शेल भी होगा। दोनों है, दोनों में से जो मर्जी इस्तेमाल कर ले। यानी कि आप ये जो पावर शेल है, इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे। और ये क्लाउड के ऊपर यहां पर भी मिल जाएगा आपको दोनों शेल्स। ये देखिए, शेल यहाँ पे ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करता है क्लास में, याद रखिएगा। AWS में ऐसा नहीं होता। Azure पे अगर आपने क्लाउड पे शेल इस्तेमाल करना तो एक स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो यहाँ पे बना देगा ऑटोमेटिकली। पढ़ते हैं थोड़े वो स्टोरेज अकाउंट के, मुझे लगता नहीं पैसे होते हैं, फिर उसके थोड़े बहुत पैसे पड़ेंगे। आप अपने लैपटॉप पे कर लें इंस्टॉल, लिखा है उसने इनकर चार्जेस। जी सर, बिल्कुल सर, सॉरी, पड़ेंगे जी पैसे, और करो इस्तेमाल, ठीक है। तो ये इसके कॉस्ट भी पड़ेगी, लेकिन आप लोग अपने पास इस पे कर सकते हैं। मैं आपको वो उसकी भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। उस पे मैं क्या करता हूँ, ये देखिए AWS से चलाई थी ना, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, कमांड को AZ लॉगिन करता हूँ। अगर मैं तो ये देखें मेरे पास AZ लॉगिन, ये मेरा पोर्टल खोलेगा, ये देखें खोल रहा है, यहां से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। मैंने कमांड यहां से दी थी, इसने पॉपअप खुद खोला।
चले मैं यहाँ पे लॉगिन करके दिखाई देता हूँ आपको। ये देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ अपने क्लाउड में इस CLI से, समझ रहे? तो ये AWS और Azure CLI दोनों आपको मैंने दिखा दिए, इन दोनों को कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा आज, ठीक है? यहाँ तक साथ है। अब AWS कॉन्फ़िगर भी चलाकर करते हैं सेट, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें देख लें। आते हैं जी वापस। ये आ गया। मैं सबसे पहले क्या कर रहा था, एक यूजर बनाना चाह रहा था। IAM मैंने सही नहीं लिखा, ऐसे लिखा। ठीक है सर, ये आपके पास IAM डैशबोर्ड, आपके पास यूजर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, रोल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं। ये सारी की सारी चीजें हम वक्तन फवक्तन चीजों को देखते रहेंगे, करते रहेंगे। अभी फिलहाल जो मैं चीज करवाना चाह रहा हूँ कि मैं एक यूजर ऐड करना चाह रहा हूँ। ये मैंने पहले भी एक यूजर ऐड किया हुआ था, इसको मैं चले डिलीट करता हूँ और फिर से एक और यूजर बनाता हूँ। ठीक है, अब यूजर बना रहा हूं मैं एक, याद रखिएगा इस नेम से। अच्छा, आपने यहाँ पे बताना है कि क्या इसको AWS मैनेजमेंट कंसोल की चीजें प्रोवाइड करनी है। मैंने कहा जी कर दे। IAM के साथ कर दे, आइडेंटिटी सेंटर से भी कर सकते हो, कीज वगैरह के साथ। मैंने कहा जी ऑटो जनरेटेड पासवर्ड बना दे इसका, ठीक है। और यूजर, ये मैं बना रहा हूँ ना यूजर, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड भी बना रहा हूँ उसके लिए। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मुझे उसका पासवर्ड पता हो। तो मैंने ये क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा कि यूजर जैसे ही फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो उसको ये जो पासवर्ड मैं बना रहा हूं वो चाहिए होगा। ये पासवर्ड देके वो लॉगिन तो कर लेगा, लेकिन उसे पासवर्ड अपना बनाना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। उससे क्या होगा, जब वो अपना पासवर्ड बना लेगा तो मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता, ठीक है। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये ऑटो जनरेटेड पासवर्ड होगा, ये बनाएगा भी पासवर्ड। इसके लिए मैं कस्टम भी दे सकता हूँ, लेकिन ऑटो जनरेटेड ही ठीक है। नेक्स्ट कर दे। यूजर या ग्रुप में अभी कुछ नहीं करना, कोई परमिशन वगैरह देना चाहते हैं इसको, ये मुझे अभी कोई परमिशन नहीं देनी। परमिशन दे सकते हैं, यानी कि परमिशंस का क्या मतलब है, ये लैम्डा को एक्सेस कर सकता है, EC2 को कर सकता है एक्सेस के नहीं कर सकता, S3 को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, ECS पे पुश कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये सारी की सारी पॉलिसीज होती हैं, एक्सेस रूल्स होते हैं जो कि हम ग्रांट करेंगे वक्तन फवक्तन। मैं जब लैब्स करवाऊंगा, मैं पहले वहां पर जाके रोल्स असाइन कर रहा हूँ, पॉलिसीज बना रहा हूँ कि इस काम करने के लिए बेटा ये पॉलिसी चाहिए होती है, इसको लगा लेना। इस काम करने के लिए ये पॉलिसी चाहिए होती है, इसको लगा लेना। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा काम करने के लिए कौन सी पॉलिसी चाहिए। तो उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप, फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट टाइम फारगेट के साथ काम करने लगे, ECS के साथ, तो आपका एक यूजर, आप उसके साथ उसको अटैच करके उसके थ्रू काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोलें। ECS फारगेट पे काम करना है मैंने, तो इसके लिए मुझे कौन सी पॉलिसीज, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उसको फॉलो करेंगे, सारा काम हो जाएगा। बात समझ रहे? ये चीज को फॉलो करना आप लोगों ने, वो नहीं चलेगा, तो काम ही नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मुझे कोई टैग नहीं लगाना, मैं क्रिएट कर रहा हूँ यूजर, ठीक है। अब उसने मुझे यहाँ पर कह दिया कंसोल साइन इन URL ये है, यूजर नेम ये है, पासवर्ड इस बंदे का ये है, ठीक है। मैं दूसरा ब्राउजर खोल रहा हूँ और उसके ऊपर इसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है। AWS कंसोल आ गया था। अब मेरा ये रूट यूजर नहीं है, ये मेरा IAM यूजर है। तो सबसे पहले IAM पे क्लिक करें और आपके अकाउंट को ना 12 डिजिट का एक नंबर मिलता है, ये वो नंबर होता है, ठीक है। आप इसको लिख ले, ये पूरा लिख ले। मैं चले इस नंबर को उठा रहा हूं, नेक्स्ट कर दे। अब यहां पे वो यूजर की क्या मांग रहा है, मेरा यूजर का नाम ये था और मेरा पासवर्ड अभी ऑटो जनरेटेड ये आया। इसको कॉपी कर लिया, ये मैंने पेस्ट कर दिया, साइन इन किया। अब यहाँ पर उसने कहना है अभी नया पासवर्ड बनाओ। तो जो मैं ऑप्शन बता रहा था ना बेटा, वो ये था
कि अपना पासवर्ड अभी नया क्रिएट करो, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ओल्ड पासवर्ड जो अभी दिया वो दिया, नया पासवर्ड दे रहा हूँ। पासवर्ड है, भाग जाए यहाँ से। हाँ ले, मैं अकाउंट को लॉग इन कर लिया दूसरे यूजर से, तो जो लोगों के पास एक्सेस नहीं है, वो नहीं, उनके पास क्रेडिट कार्ड है, वो नहीं अपना अकाउंट बना सकते। तो जिनके पास क्रेडिट कार्ड है वो क्या करें, इस तरह से IAM यूजर बना के अपने पोर्टल पे एक्सेस दे सकते हैं दूसरे को, ठीक है। तो ये लोग आप काम कर लीजिएगा। हाँ वो जितने मर्जी बना लें, और नहीं 5 से ज्यादा बना सकते हैं एजर पे भी, सिर्फ 5 को दे सकते हो? तो नहीं है, एक्टिव डायरेक्टरी जितनी फ्री टियर पे होगा, फ्री टियर पे होगा, फ्री टियर पे होगा। हाँ ये भी फ्री टियर है, इस पे भी 2-3 ही कर सकोगे, हाँ 5 ही कर सकोगे, ज्यादा नहीं कर सकोगे। तो चले जितने भी हैं, एक बंदा भी अगर 5 करे तो सबके साथ काम हो जाएगा। हाँ सबका काम हो जाएगा, बेफिक्र रहे। हाँ 5 बहुत है यार। चले 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 वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए। बन गया अकाउंट सर, ठीक है। ये अकाउंट मैंने आपको बनवा दिया, आप लोग इसको अब ट्राई करके देखिएगा, अब ये लैब करिएगा। अभी फिलहाल मैं वापस जा रहा हूं और मैं अपने ये ताहिर M6 जो मेरा रूट यूजर है, इस पर जाकर आपको एक चीज दिखाने लगा, और वो होती है जी एक्सेस कीज। हाँ IAM यूजर भी किया हूं मैं। अच्छा इसकी सिक्योरिटी में जाए, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाए, और एक चीज आपके पास होती है जी क्या, एक्सेस कीज। आपने यहां से नई एक्सेस की बना लेनी और उसकी फाइल को डाउनलोड कर लेना, और एक्सेस कीज होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसकी आपकी एक आईडी होगी और एक की होगी, ठीक है। सर दिखाता हूं, ये की है, ये आईडी की, ये की आईडी, और ये क्या सीक्रेट की है, ये मैंने कर लिया क्या डाउनलोड, ठीक है। अब आते हैं, मैं अब क्या करना चाहता हूं, मैं अपने CLI से, AWS CLI से क्या करने लगा हूं, AWS को कनेक्ट करने लगा हूं, यूज करने लगा हूं। देखिए कैसे करेंगे। AWS कॉन्फ़िगर लिखा, बेटा मैं यहां पर गया था जब मैंने क्रिएट एक्सेस की है ना, यहां से आपने कमांड लाइन को चूज करना, कमांड लाइन इंटरफेस को नेक्स्ट कर देना है। यहां पे आप वैल्यू दे दें, कोई क्रिएट एक्सेस की करेंगी ना तो आपके पास की क्रिएट हो जाएगी। जब की क्रिएट हो जाएगी तो ये आपने फर्स्ट टाइम ही आपको वो ऑप्शन आता है, बार बार नहीं आएगा। मेरी क्रिएट के हो चुकी है, जब ये हो गई है तो वहां पे ऑप्शन होता है डाउनलोड CSV, आपने CSV फाइल डाउनलोड कर लेनी है। जब ये लैब करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। कर ली? हाँ तो दोबारा बनाओ। दो बना सकते हैं ना आप, ये की मेरी एक ही है, ठीक है। उसके अंदर मैं एक सेकेंडरी बना सकता हूँ, प्राइमरी बना सकता हूँ। ये ऐसे बंदों के लिए ही है कि जो पहले भूल जाए। दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं बिलाल भाई, ठीक है। यहां तक सब साथ है, चले ओके हो गया। अब ये मेरी वो थी सारी चीजें, मैंने AWS कॉन्फ़िगर की कमांड दी। तो याद रखिएगा एजर का CLI इंस्टॉल करने के बाद या Amazon का CLI इंस्टॉल करने के बाद ये कहीं नहीं लिखा कि डायरेक्टली आपका क्लाउड के साथ वो कनेक्ट हो जाता है, नहीं, आपको कनेक्ट करना पड़ता है। वहां पे आपके पास कमांड होती है AZ लॉगिन। मैंने AZ लॉगिन चलाया तो उसने ऑटोमेटिकली पोर्टल खोला, मैंने वहां पे लॉगिन कर दिया, ओके दैट्स फाइन। अच्छा इसके भी डिफरेंट तरीके हैं। ऐसा क्या तरीका है कि मैं पोर्टल ना खोलूं तो ऑटोमेटिकली बस कमांड से ही हो जाए, तो उसमें मुझे क्या देना पड़ता है, मुझे कोई सर्विस प्रिंसिपल या अपना यूजर नेम पासवर्ड कमांड के अंदर ही देना पड़ता है, या कुछ सीक्रेट की इसी तरह से जिस तरह मैं Amazon के लिए कर रहा हूँ सेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं, आपको डिफरेंट तरीके में एक एक बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर मैंने चलाया, अब यहाँ पे मुझसे मांग रहा है एक्सेस आईडी की आईडी मांग रहा है मुझसे, तो पहले आप आईडी एंटर करें। जी बिल्कुल, CLI से क्लाउड को एक्सेस करने के लिए, यहां तक साथ। ये ले, ये मैंने उठाई, ये ले, ठीक है। अब यहां पे वो कह रहा है डिफॉल्ट रीजन क्या रखना चाहते हो। याद रखिएगा जो भी आप यहां पर कमांड चलाएंगे, मेरी बात ध्यान में रखें, वहां पर आपके पास काम करना आसान है। क्यों? क्योंकि आप यहां से रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं।
आप जिस भी रीजन में सिलेक्ट करेंगे उस रीजन में रिसोर्सेस बनाते जाए, बनते जाएंगे। लेकिन CLI पे आपको कोई रीजन नजर नहीं आ रहा, समझ रहे हैं? तो रीजन कैसे बताया करेंगे? या तो ये चीज है कि आप लोग हर दफा अपनी कमांड में रीजन लिखें, एक तो ये चीज है, हर दफा अपनी कमांड में रीजन लिखेंगे तो वो उस रीजन में बनाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर डिफॉल्ट रीजन सिलेक्ट कर देते हैं और अपनी कमांड में रीजन नहीं देते, तो ज़हन में रखिएगा इस डिफॉल्ट रीजन में वो चीज चलेगी। समझ रहे हैं बात? मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आप रीजन की कमांड बताते हैं और कमांड के अंदर रीजन बताते हैं तो उससे क्या होगा, उस रीजन में वो चीज बन रही होगी। लेकिन अगर नहीं बताते रीजन तो बाय डिफॉल्ट रीजन में जा रहा होगा बेटा सारा कुछ। यहां तक साथ है? अब यहाँ पे डिफॉल्ट रीजन ये मैंने कैसे देनी है वैल्यू, आए दिखाता हूं। मैंने आपसे कहा था कि रीजन का नाम ये याद रखें, लेकिन वैल्यूज ये वाली याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको। अब अगर गौर करें तो मैंने इसका डिफॉल्ट रीजन क्या रखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट 1। जरा नॉर्थ ईस्ट 1 देखिएगा यहाँ पे कौन सा है, टोक्यो है। मेरा डिफॉल्ट रीजन कौन सा है? टोक्यो है इस वक्त, ठीक है? यहां तक साथ है? तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं एंटर कर रहा हूं क्योंकि मुझे यही ठीक है। यहां तक ठीक है? अगली चीज है कि आउटपुट की फॉर्मेट क्या हो। आपको जो भी कमांड चलाए करेंगे CLI पे उसकी कोई आउटपुट दिखाई जाएगी, उसको कोई फॉर्मेट रखना है। JSON रख सकते हैं, आपके पास मुख्तलिफ फॉर्मेट्स है। मैंने टेक्स्ट रखा हुआ है, याद रखिएगा ये वैल्यूज ऐसे ही देनी है। अगर आप नहीं बाय डिफॉल्ट पता नहीं क्या होता है, मैंने टेक्स्ट रखा हुआ अपने लिए, मैं JSON कर सकता हूं, JSON कर लेते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं कि AWS कॉन्फ़िगर फॉर्मेट वैल्यू, ठीक है? यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी कौन कौन सी होती है जनाब। यहां से देख लें, ये देखे जनाब, यही है आपके पास, YAML है, टेक्स्ट है, टेबल है, JSON है, ये है। अगर JSON लिखना है मैंने तो JSON दे दूंगा, टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट दे दूंगा, JSON कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या है जी यहाँ पे जी, ये मैंने क्या कर लिया अपने पास, AWS को कॉन्फ़िगर कर लिया अपने पास, समझ रहे? ये आपके पास AWS भी मेरा लॉगिन हो चुका और मैंने एजर भी करके दिखाया था, तो ये आप लोगों ने करना है अभी, ठीक है? यहां तक किसी का कोई इशू? वन टाइम होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कई दफा ऐसा होता है कि कनेक्शन वगैरह ना लॉस हो जाता है, तो थोड़े अरसे बाद ये दोबारा कहता है कि यार वो इसकी कोई लिमिट होती है। एजर के ऊपर तो है, एजर के ऊपर भी महीने बाद अगर मैं जाके करने लगता हूँ ना तो वो कहते हैं यार एजी लॉगिन एक दफा दोबारा चला ले। बात समझ रहे हैं? इसी तरह AWS कॉन्फ़िगर ने मुझे आज तक नहीं कहा, वैसे AWS कॉन्फ़िगर ने मुझे आज तक नहीं कहा, लेकिन एजर मुझे कहता होता है कि यार एजी लॉगिन दोबारा चला ले, लॉगिन एक दफा दोबारा कर लो, तो कर लेना, कुछ इतना मसला नहीं है। यहां तक ओके है जी? जी यार, कई चीजें जो CLI से की करते हैं मैं करवाऊंगा, क्लाउड फॉर्मेशन है वो करेंगे, और चीजें भी हैं, कई काम है जो हम इससे करते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है, अभी करवाऊंगा कल या कल करेंगे, बल्कि मैं कल ECS के ऊपर इमेज को फेंकूंगा, ECS के ऊपर इमेज को फेंकूंगा। हाँ, ब्रेक घंटे की ना कर ले, आधा घंटा तेरे से मिलते हैं, ठीक है? तो उस पर जब मैं ECS से फेंकूंगा इमेज, तो डॉकर पे मैंने यहाँ पे बिल्ड की, तो बजाय मैंने इमेज अब यहाँ पे पड़ी है, अब मैं GUI पे कैसे रखूं? ECS है ना, ओ सॉरी ECR है, कंटेनर रजिस्ट्री है, तो मैं यहां से कमांड चलाऊंगा, वह यहां से उठा के उधर फेंक देगा, समझ रहे हो? तो ये इन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूं। अच्छा जी, ये अब इंस्टॉल करना है, आप लोगों ने इसको सेट करना है, मैं आगे चल रहा हूं। अगली चीज ये IAM वगैरह आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये की वगैरह मैंने आपको बनाना सिखा दिया, ठीक है? अगली चीज है सर आपके पास पहली कंप्यूट की सर्विस, और वो होती है AWS EC2 इंस्टेंस। मैंने EC2 की आपको एब्रिविएशन बताई थी, EC2 का मतलब है ECC, यानी कि 2 दफा C लिखा था इसलिए उन्होंने EC2 कह दिया। ECC का मतलब क्या है जी? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड होती है, वर्चुअल मशीन है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है।
इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड का फायदा क्या है जी हम लोगों को, कि हम लोगों को जितनी नीड है उसके लिए से हम वर्चुअल मशीन लेंगे, ऑन डिमांड काम करेंगे, जितना करना होगा उसके बाद अगर हम लोगों ने इसको डी प्रोविजन करना है तो उसी वक्त कर सकते हैं। सर जिस तरह हम यहाँ से सर्वर वगैरह हम मिलते हैं तो हम लोग लिनक्स का उस तरह जिस तरह हमारे पास ये विंडो है इस तरह नहीं मिलेगी। हाँ विंडो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, विंडो पे काम कराऊंगा। एक IIS सर्वर है यार विंडोज पे ना, मसलन आपका ठीक है, विंडोज पे ये पता क्यों समझा जाता है कि मिले ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शंस है भी नहीं विंडोज के, और मिलती भी क्यों नहीं, क्योंकि विंडोज सर्वर साइड की अच्छी चीज है नहीं। विंडोज को कंसीडर नहीं किया जाता कि सर्वर साइड के लिए बड़ी बेस्ट है ना। आपको एक आधा सर्वर ही मिलेगा, टॉमकैट चला लो, अपाची चला लो, या IIS सर्वर चला लो। IIS सर्वर ही ज्यादातर जो विंडोज के साथ ज्यादा चलाने के लिए करते हो, नहीं तो अपाची टॉमकैट तो आप यूमेंटो पे भी चला लो, उस पे भी चल जाता है। IIS नहीं मुझे पता कि यूमेंटो पे चलता है कि नहीं चलता, लेकिन अपाची और टॉमकैट तो चल जाते हैं, तो उसके ऊपर आप उसको उधर चला लो, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उधर। अपाची चलाओ जरा यूमेंटो पे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, अच्छा चलता है। तो बजाय इसके कि फिर विंडोज किया जाए, लोग यूमेंटो इस्तेमाल करते हैं कोई और। एक चीज और, सर्वर खड़े करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, उनको मैनेज करना लिनक्स पे कदरे आसान है विंडोज के। आप लोगों को लगता है कि विंडोज आसान होगी, नहीं, विंडोज मुश्किल है, विंडोज बहुत मुश्किल है, लिनक्स बड़ी आसान है। आपके पास 4 कमांड है, सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया, आपने 4 कॉपी पेस्ट कमांड्स की, सर्वर कॉन्फ़िगर है। विंडोज के ऊपर आपको नहीं याद रहेगा कहां पे क्लिक करना है, वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना था, ये करना वो करना, सर घूम जाएंगे। लिनक्स पे बड़ा आसान है, विंडोज पे बड़ा मुश्किल है, इसलिए विंडोज को हम इस्तेमाल नहीं करते सर्वर साइड पे। लेकिन विंडोज का ऐसे भी नहीं है कि कोई चीज ही ना अवेलेबल हो, है, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। WSL सिर्फ मैंने बेस इमेज के लिए इंस्टॉल कराया था, तो जो लोग तो CLI इस्तेमाल कर रहे हैं WSL पे, उनका अल्लाह हाफिज है। मैंने WSL पे कोई कमांड चलाई भी है, मैंने कहा ही नहीं यार, मेरी रिकमेंडेशन CMD है, मैं CMD चलाता हूं। जब आपको मैंने सबसे पहले दिन VS कोड दिया है यार, VS कोड के ऊपर कौन सा शेल नहीं पड़ा, बैश है, पावर शेल है, फिर CLI भी है, जो सा मर्जी उधर इस्तेमाल कर ले। अगर CMD नहीं करना है यूज, मैंने VS कोड तो करवाया ना इंस्टॉल, उसको करें। WSL को नहीं छेड़ना, WSL सिर्फ और सिर्फ एज अ बेस इमेज इंस्टॉल करवाई थी बस, कि डॉकर चल जाए। पूछे ना, जब तक WSL नहीं किया था डॉकर चला था? नहीं चला था। एग्जैक्टली डॉकर को चलाने के लिए किया था, उसके ऊपर आप बैठ के कमांडें नहीं चलानी, CMD इस्तेमाल करें। ठीक है, चले फिर इसको यहां तक ही रखते हैं, ब्रेक के बाद EC2 स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो 11:30 तक वापस आ जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।